नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। उसके लिए क्या याद रखना था हमको? लाइट डिजॉल्व लाइट। सेम नेचर के सॉलिड सॉल्वेंट एक दूसरे में डिजॉल्व रहते हैं, अलग अलग नेचर के सॉलिड सॉल्वेंट एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं है। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर सेम है तो सॉल्यूट सॉल्यूट इन द रिएक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इन द रिएक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इन द रिएक्शन, तीनों कैसा होता है? मिलता जुलता, कंपेरेबल होता है कि नहीं। फिर हम लोगों ने सेकेंड फैक्टर देखा था टेम्परेचर। और टेम्परेचर के लिए हमने क्या याद रखा था कि अगर सोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस के जरिए बनता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, और अगर सोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस के जरिए बन रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलेशन फॉलो होता है। इसको कुछ एक्सेप्शंस भी है, इसको कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस में मैंने आपको कैल्शियम क्लोराइड याद रखने के लिए बोला, याद है? CaCl2 याद है, ठीक है ना। वो एक्सोथर्मिक होने के बावजूद भी टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बोल इंक्रीज होती है, करेक्ट, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो हमको टॉपिक देखना है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। क्या बेटा? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो टाइप के सॉल्यूशन को यहाँ पर पढ़ेंगे, एक तो है सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा है ऐसे तो 9 टाइप के सॉल्यूशन, और हम लोग सिर्फ कितने टाइप के सॉल्यूशन को यहाँ पर स्टडी कर रहे? 2, एक है सॉलिड इन लिक्विड और एक है गैस इन लिक्विड। तो जब मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, तो अगर आपका ये वाला सोल्यूशन है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर सॉलिड डिजॉल्व है, ऐसे सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर का कुछ भी इफेक्ट नहीं है। आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, कितना भी कम कर दो, सॉलिडिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? कंप्रेसिबल सिर्फ कौन होती है? गैस। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल है, तो प्रेशर के चेंज से उन दोनों के ऊपर कुछ भी फर्क पड़ने वाला है क्या? क्योंकि ना तो आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो, ना तो आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो। तो प्रेशर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो तो उससे सॉलिड और लिक्विड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एक ऐसा सोल्यूशन जो कि कौन से टाइप का बेटा? सॉलिड इन लिक्विड, उसका प्रेशर आप कितना भी बदलो उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये आपको दिया हुआ है वहाँ पर, देखो पेज नंबर 30 पर देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हेडिंग मिली। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पहली लाइन में देखो क्या लिखा है? प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज दे आर इनकम्प्रेसिबल। मिला? प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड की सॉलिबिलिटी के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं बेटा? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, करेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग ये वाले सोल्यूशन को देखेंगे, कौन सा सोल्यूशन बोलो? गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। गैस को लिया और उसको लिक्विड में डिजॉल्व कर लिया। अब गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं, हाईली कंप्रेसिबल। प्रेशर को चेंज करोगे तो गैस के ऊपर फ़र्क उसका पड़ेगा, जाहिर सी बात। प्रेशर बढ़ाने पर गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। प्रेशर कम करने पर गैस क्या होगी? एक्सपांड होने की कोशिश करेगी। तो प्रेशर का गैस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन है तो प्रेशर को चेंज करने पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? चेंज होगी। तो बहुत ध्यान से सुनो, अगर एक गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन बना है, मतलब लिक्विड के अंदर गैस डिज़ोल्व है, उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं प्रेशर को चेंज करूं? इसी चीज़ को हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था और एक लॉ दिया था जिसका नाम क्या है? बोल, हेनरीज लॉ। क्या नाम है? बोल, हेनरीज। इसका स्टेटमेंट, फार्मूला, न्यूमेरिकल सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, एक्सेप्शन सब याद रखना है इसमें। हेनरीज लॉ क्या, कहाँ पर एप्लीकेबल है हेनरीज लॉ? समझ में आ रहा है बेटा? कैसा सोल्यूशन है? बोल, गैस इन लिक्विड। अब ये गैस लिक्विड में कितना सॉल्युबल है? ज़्यादा गैस डिज़ोल्व हो रही मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, कम गैस डिज़ोल्व हो रही है मतलब सॉल्युबिलिटी कम है। तो गैस की लिक्विड के अंदर कितनी सॉल्युबिलिटी है इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। किस चीज़ की वजह से? प्रेशर की। प्रेशर चेंज करोगे तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है बेटा? चेंज होती है। इन्हीं दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिया था हेनरी ने, जिसका नाम क्या बेटा? हेनरी। कौन सी दो चीज़? बोल वापस से, कौन सी दो चीज़? पहला है प्रेशर और दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी है, इन दो चीज़ों के बीच में हेनरी ने रिलेशन दिया था। बहुत ही सिंपल सा लॉ। क्या बोलता है हेनरीज लॉ? इधर देखो सब लोग बोर्ड पर। हेनरीज लॉ बोलता है कि किसी भी गैस इन लिक्विड वाले सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के ऊपर मौजूद प्रेशर की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम। कितना सिंपल है हेनरीज लॉ। कोई भी गैस और लिक्विड का गैस इन लिक्विड का सोल्यूशन अगर बन रहा है
तो उसकी सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? प्रेशर। कैसा रिलेशन है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसको बेटा? प्रेशर। उस गैस का ऊपर प्रेशर कितना है, मतलब या फिर ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप लोग हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट अंडरलाइन करेंगे। सब लोग देखें बेटा, पेज नंबर 30, हेनरीज लॉ, हेडिंग मिली हेनरीज लॉ, स्टेटमेंट अंडरलाइन करेंगे बेटा। इट सेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, देख रहे हो, गैस इन लिक्विड, solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution। सॉल्यूशन के ऊपर गैस का कितना प्रेशर है या एयर का कितना प्रेशर है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी। फिर नीचे आपको ये लाइन मिल जाएगी, देखो S प्रोपोर्शनल टू P, मिल गया, इधर देखेंगे सब लोग, मिल गया ये, ठीक है। स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लिए, स्टेटमेंट अपने को याद हो गया, उसी स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। अब हम सबको मालूम है जब कहीं पे भी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो क्या आता है बेटा? एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको KH से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बोल? KH से। क्या नाम है इस KH का? इधर ध्यान दो, क्या नाम है इस KH का? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या नाम है बोल? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, क्या फॉर्मूला बन गया इसका? S इज इक्वल्स टू KH इंटू P, S इज इक्वल्स टू KH इंटू P। अब यहाँ पर यूनिट्स आपको समझ के लेना है। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की क्या यूनिट होती है बोल? मोल पर लीटर। कल पढ़े थे ना, जो मोलारिटी की यूनिट होती है वही सॉल्युबिलिटी की भी यूनिट होती है, मोल पर लीटर। नेक्स्ट कौन है बेटा? इसमें देख, प्रेशर। प्रेशर की SI यूनिट होती है पास्कल। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट है, पास्कल है, बार है, एटमॉस्फेयर है, मिलीमीटर ऑफ Hg है, बहुत सारी यूनिट है। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको बार यूनिट देखने को मिलेगी। ज़्यादातर कौन सी यूनिट देखने को मिलेगी? इसका ये मतलब नहीं कि बाकी की सब नहीं हो सकती, बाकी की सब भी आ सकती। समझ में आ रहा है? तो ज़रा ध्यान से देखना KH का क्या यूनिट आएगा। तो पहले KH का फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या आएगा? व्हाट विल बी द KH फॉर्मूला? S/P। तो देख KH का यूनिट क्या बनेगा फिर? सॉल्युबिलिटी का यूनिट मोल पर लीटर और प्रेशर का बार, ये बार भी ऊपर जाएगा तो पर बार। तो KH का यूनिट क्या बना देख? मोल पर लीटर पर बार। दिस इज़ द यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब इसमें एक चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने की, अगर प्रेशर बार में दिया हुआ है तो इधर आएगा मोल पर लीटर पर बार, लेकिन अगर इधर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है तो ये किस में आना चाहिए? मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर में दिया तो यानी प्रेशर जिस यूनिट में होगा यहाँ पे भी वही यूनिट होना चाहिए। क्या बोले? समझ में आ रहा है? समझ, ये है मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर में और ये है बार में, चलेगा क्या? इसको बार से किस में बदलेंगे? एटमॉस्फेयर में। मतलब यहाँ पर यूनिट क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। एकदम अच्छे से समझा? तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी का यूनिट, ये हो गया प्रेशर का यूनिट, ये हो गया KH का यूनिट। अब आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है बेटा, डिफाइन हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या बेटा? डिफाइन हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखो। तो जाहिर सी बात है डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी अपने को? डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी? ये वाले फॉर्मूले से मिलेगी ना। डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी? यही वाले फॉर्मूले से मिलेगी हमको, करेक्ट है। तो कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे मत डिफाइन करना, सॉल्युबिलिटी पर यूनिट प्रेशर, ऐसे नहीं। इफ़ अगर प्रेशर 1 बार के बराबर हो जाए, प्रेशर किसके बराबर हो जाए बोल? तो मुझे बताना KH की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? KH इज इक्वल्स टू S। P तो 1 हो गया ना, मत लिखो उसका अपॉन के नीचे 1। यानी कि गैस इन लिक्विड का एक ऐसा सोल्यूशन, ध्यान से सुनना, गैस इन लिक्विड का एक ऐसा सोल्यूशन जिसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? 1 बार। फिर से, गैस इन लिक्विड का एक ऐसा सोल्यूशन जिसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? 1 बार। उस सोल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वही क्या रहेगी बोल? हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू। तो ऐसे आपको डिफाइन किया। अंडरलाइन करेंगे KH का डेफिनेशन, सब लोग KH का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। वो जो बॉक्स है ना आपका, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ मिला, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ देख। दस KH इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड व्हेन इट्स प्रेशर ओवर द सोल्यूशन इज़ 1 बार। वो 10 के आगे से पूरा अंडरलाइन कर लो। क्या लिखा है ज़रा समझ, पहली लाइन में क्या लिखा है? KH इज़ दी सॉल्युबिलिटी, सही है कि नहीं? KH किसके बराबर हो जाता है बोल? KH किसके बराबर होता है? सॉल्युबिलिटी। तो KH इज़ दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड व्हेन, कब कब कब?
व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन इज 1 बार। सोल्यूशन के ऊपर गैस का प्रेशर कितना लग रहा हो बोल, 1 बार लग रहा हो। तो इस 2-3 पैराग्राफ में आपको क्या क्या मिल गया है, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, KH का फॉर्मूला और KH का डेफिनेशन, समझा। अभी वो पिंक बॉक्स को पढ़ते हैं, क्या लिखा है उसमें, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या लिखा है बोल, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तू अरे तेरे घर से मेरे को कॉल आया था, तू वहीं खड़े रहे या काय को खड़ा है, जा वैसे भी आके मैं भगा ही दूंगा तेरे को, तब भी भाग जा। अरे कुछ शर्म वरम है रे, कल ही भगाया ना तेरे को मैं। तो हेडिंग दिया उधर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ हेनरीज लॉ। आपके हाथ की एग्जाम्पल लिखा हुआ एकदम, मतलब जो सामान आप यूज़ करते हो उसकी एग्जाम्पल दिया। किसकी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, है ना, स्प्राइट, कोका कोला वगैरह वगैरह, ये जितने भी प्रोडक्ट्स, आजकल तो नहीं पी रहे होंगे ना, बोले इजरायली है नहीं पीने का ना, वेरी गुड, नहीं पीने का वैसे भी नहीं पीने का, इजराइल का नहीं होता तो भी नहीं पीने। मैंने बताया ना उसमें खाली शुगर होता है और कुछ फ़ायदा नहीं उसको पी के, ठीक है। उसके ऊपर आप हेनरीज लॉ को समझ सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना। होता क्या है, जब उन बॉटल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, समझिए एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, अब ये मत पूछो कौन सी बॉटल है, ये अपन नई बॉटल बनाए ऐसा, ठीक है, नई कंपनी बनाए, नींबू पानी भरेंगे इसमें। तो इसके अंदर वो कोल्ड ड्रिंक को इंडस्ट्री वाले ऐसा भर देते हैं ना। व्हाट इज़ दिस, लिक्विड है ना ये, क्या बेटा ये। अभी लोग क्या करते हैं, ऊपर से इसमें ना गैस डालते हैं, क्या डालते बोल, गैस। कौन सी गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको प्रेशराइज करके डालते, कैसा डालते बोल, प्रेशराइज करके डालते, मतलब हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको डालते हैं और उसी प्रेशर पे आकर इसके ऊपर ऐसा कैप भी लग जाता है। तो जब इसके ऊपर कैप लग गया तो यहाँ पे जो गैस है, गैस उसका प्रेशर क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है। इधर जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर क्या है बोल, बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने हेनरीज लॉ पढ़े। इस लिक्विड के अंदर जो गैस डिज़ोल्व हुई है, ध्यान से सुन, इस लिक्विड के अंदर जो गैस डिज़ोल्व हुई है उसकी सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है बोल, किसका प्रेशर, लिक्विड के ऊपर गैस के प्रेशर पर। यही तो था ना स्टेटमेंट। फिर एक बार सुन, स्टेटमेंट क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। लिक्विड के सरफेस के ऊपर गैस का जो प्रेशर है उस पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो अभी यहाँ पर जो गैस भरी हुई कैसी है, ज़्यादा प्रेशर पे, कम प्रेशर पे, ज़्यादा प्रेशर पे, हाई प्रेशराइज गैस है वो। कैसी गैस है बोलो, प्रेशराइज गैस है। तो ये अंदर जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी। तो ये गैस अंदर डिज़ोल्व रहती है। तो जब हम लोग पैक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल उठाते हैं तो क्या उसमें गैस नहीं रहती है, क्या रहती है ना, लेकिन फेना बिना दिखता है क्या अपने को, नहीं दिखता है, वो अंदर डिज़ोल्व रहती है। बट द मोमेंट वी ओपन इट, जैसे ही हम लोग कैप को ओपन कर देते हैं, ऐसा कैप को अलग कर देते हैं, जैसे ही हम लोग कैप को अलग कर देते हैं बेटा, तो कैप को अलग करने की वजह से क्या हो जाता है बोल, कैप को अलग करने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ जो हाई प्रेशर गैस भरी थी ये गैस रिलीज़ होगी ना थोड़ी बाहर, तो इधर जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा बोल, कम हो जाएगा, उसका प्रेशर क्या होएगा, कम हो। अब जब ये वाली गैस का प्रेशर कम हुआ तो हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं, सोल्यूशन के ऊपर, लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर ज़्यादा रहता है तब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है। यहाँ ज़्यादा था तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा थी, लेकिन अब यहाँ पर गैस का प्रेशर क्या हो चुका है, कम। तो अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी बेटा, कम। यानी जितनी गैस यहाँ पर डिज़ोल्व थी उतनी यहाँ पर डिज़ोल्व रहेगी क्या, कम डिज़ोल्व रहेगी। तो जो एक्स्ट्रा गैस यहाँ पर डिज़ोल्व थी अब वो डिज़ोल्व रहेगी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो वही गैस क्या आएगी बोल, बाहर आएगी। वो इफरवेसेंस बन के बाहर आती, फेना बन के थोड़ा बहुत लिक्विड अपने साथ लेके वो गैस कहाँ आती है बेटा, बाहर। तो जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलते हैं तो उसमें से गैस निकलती क्यों है, समझा। ऊपर की गैस का प्रेशर कम हो गया तो अंदर जो गैस भरी हुई है उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक्स्ट्रा गैस फ्री होती, वही गैस इफरवेसेंस के फॉर्म में बाहर आती। समझ आ रहा है, दिस इज़ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। समझ आ रहा है, ये आपको पिंक बॉक्स में बताया। तो क्या क्या क्वेश्चन हो गया देख, स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हेनरीज लॉ कांस्टेंट का डेफिनेशन और यूनिट वगैरह देख लिया हम लोगों ने। हेनरीज लॉ का एग्जांपल देख लिया, सब पे क्वेश्चन बनता है, गिव वन एग्जांपल ऑफ हेनरीज लॉ या गिव अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो यही पूरा आपको अपने ओन वर्ड में समझाना है जो वहाँ पर लिखा है। अब हेनरीज लॉ में एक चीज़ और बची हुई है, फिर हम लोग सीधा न्यूमेरिकल देखेंगे, दैट इज़ एक्सेप्शंस टू दी हेनरीज लॉ। तो देखो वही बॉक्स के नीचे हेडिंग है, मिली, एक्सेप्शंस टू हेनरीज लॉ। देखो कुछ कुछ गैसेज ऐसी है जो लिक्विड में डिज़ोल्व होने के बाद हेनरीज लॉ को प्रॉपरली फॉलो नहीं करती।
हेनरीज लॉ को बराबर फॉलो नहीं करती, हेनरीज लॉ से हट के बिहेव करती है। प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, ऐसा होता है। यानी हेनरीज लॉ से हट करके बिहेव करती है। तो आपको कुछ गैस की एग्जांपल याद रखनी है, आपको 2 ही एग्जांपल दिया, वो 2 ही याद रखो। कौन सी? NH3 डिजॉल्व इन वाटर, अमोनिया गैस किस में डिजॉल्व हो रही है? पानी में। और दूसरी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। वैसे तो यहाँ पे भी वाटर ही होता है, और भी दूसरी चीज़ें होती है, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट इसमें भी क्या रहता है? वाटर रहता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना। तो अमोनिया गैस या फिर वाटर गैस को अगर आपने H2O में डिज़ोल्व किया है तो ये गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरीज लॉ के मुताबिक चेंज होगी क्या? चेंज होगी, लेकिन हेनरीज लॉ के मुताबिक चेंज नहीं हो। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, हेनरीज लॉ के एक्सेप्शन है। सर क्यों ऐसा होता है? इन दोनों गैस में ऐसा क्या खास है कि ये लोग नहीं फॉलो कर रहे हेनरीज लॉ को? असल में ये गैसेस लिक्विड के अंदर जाके चुप रहती नहीं, खाली डिज़ोल्व नहीं होती, बल्कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाती है। क्या हो जाती बोल? लाइक अगर आपने 100 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस को अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश की है तो 100 में से 30-40 मॉलिक्यूल क्या करेगा? मालूम? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। वो रिएक्शन वहाँ पे दिया है भी, देख NH3 H2O के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, क्या बना है बेटा? NH4+ यानी कि अमोनियम आयन। कौन सा आयन? अमोनियम। और दूसरा कौन सा आयन है? OH-। क्या नाम है OH- का? हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया गैस जब वाटर में मिक्स होती है ना तो थोड़ी बहुत अमोनिया गैस क्या कर लेती है? वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती। तो जितनी गैस होनी चाहिए थी उतनी गैस बचेगी क्या? थोड़ी बहुत तो रिएक्ट कर गई ना, तो हेनरीज लॉ को फॉलो करेगी क्या गैस प्रॉपरली? नहीं। सेम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन तो आप ऑलरेडी जानते हो। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होता है कौन सा कंपाउंड बनाता है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कहाँ पढ़े थे इसको? रेस्पिरेशन में, याद है? रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें हमने देखा था कि 23% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में और 70% कार्बन डाइऑक्साइड RBC के अंदर वाटर के साथ कंबाइन होता है और एक अनस्टेबल एसिड बनाता है। कौन सा? कार्बोनिक एसिड, वो जो उधर लिखा हुआ है H2CO3। और फिर ये भी रुकता नहीं है और टूट जाता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। कहाँ पढ़ाए थे ये सब? बायोलॉजी में पढ़ाए थे। याद नहीं हो तुम लोग को अलग बात, समझ में आ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस के साथ खास क्या है बेटा? समझ में आ रहा है? ये दोनों गैसेस वाटर में जाने के बाद क्या कर लेती है? थोड़ा सा रिएक्ट कर जाती है, इसीलिए ये लोग हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करते। तो कितने क्वेश्चन पॉसिबल है देख? स्टेट हेनरीज लॉ, या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, डिफाइन हेनरीज लॉ कांस्टेंट, गिव वन एग्जांपल ऑफ हेनरीज लॉ, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ, राइट डाउन द एक्सेप्शन टू दी हेनरीज। ये सब थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल है। अब किसकी बारी? न्यूमेरिकल। अब किसकी बारी बेटा? न्यूमेरिकल की। तो आप स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। आपको ना न्यूमेरिकल में यूनिट के ऊपर बहुत ध्यान देना। अगर आप यूनिट में नहीं फंस गए तो इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान है। देखेंगे आपको पेज नंबर 31 पे न्यूमेरिकल दिया बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2.1 और 2.2, ठीक है ना? ध्यान से देखेंगे सब लोग। अच्छा, उसके ऊपर डू यू नो करके एक बॉक्स दिया है, देख, वो बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा है। ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है। किसकी? ऑक्सीजन गैस की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ऑक्सीजन गैस की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या रहती है बेटा? बहुत कम रहती है, उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। अब हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में भरती है ये हमारे ब्लड में जाती है। ब्लड का 45% क्या है? 55% प्लाज्मा है। क्या बेटा? प्लाज्मा का 90% कौन है? वाटर। प्लाज्मा का 90% कौन होता है? वाटर। यानी हमारा ब्लड कहीं ना कहीं मैक्सिमम कंटेंट उसमें क्या है? वाटर है। अगर सॉलिड पार्ट को हटा देते मतलब सेल वगैरह को हटा देते तो प्लाज्मा में मैक्सिमम कंटेंट हमारे ब्लड में कौन है? वाटर। और ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या रहती है? बहुत कम। लेकिन हमने देखा था कि 97-98% ऑक्सीजन ब्लड में क्या हो जाता है? डिज़ोल्व होता है। तो ऐसे कैसे डिज़ोल्व हो जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व होता ही नहीं है। हमको लगता है वाटर में डिज़ोल्व हो, वो असल में ब्लड के अंदर किसके साथ बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन। याद है? एक हीमोग्लोबिन के बाद 4 आयरन का ग्रुप होता है, इसीलिए कितने ऑक्सीजन को कंबाइन करता है? 4। और कौन सा कंपाउंड बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कौन सा कंपाउंड बनाता है? बोल, ऑक्सी। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वो बायोलॉजी की थोड़ी सी ग्रीन बॉक्स में दे रहा है कि हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है, फिर भी हमारे ब्लड में मैक्सिमम ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाता है। वाटर की वजह से नहीं, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ये बात मैंने आपको तभी भी बताया था, अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो हम लोग ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाते क्या? क्यों नहीं कर पाते? रीज़न समझ रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जितना कम रहेगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट उतना मुश्किल रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट ब्लड में करता ही कौन है? हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है,
70% कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होकर के क्या बना देता है, H2CO3 बनाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो मसला ही नहीं, खाली 7% कार्बन डाइऑक्साइड है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है और कार्बोक्सी अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। याद है, कार्बोक्सी अमाइनो हीमोग्लोबिन। सिर्फ कितना परसेंट, 7%। कार्बन डाइऑक्साइड का मसला ही नहीं, मेन मसला किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप चाह रहे हो कि ऑक्सीजन आपके ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट हो तो यू नीड हीमोग्लोबिन। समय अच्छे तो थोड़ा सा बायो का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दिया था, वो भी बता दें। अभी न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग सीधा। एग्जाम्पल 2.1 क्या बोले, देखो एग्जाम्पल 2.1 में पहले क्वेश्चन समझेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, कौन सी गैस है बेटा, नाइट्रोजन गैस। किस में डिजॉल्व करे उसको देख, इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री के टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है और उसकी सॉल्युबिलिटी बता रहा है आपको। फिर से पढ़, सॉल्युबिलिटी मिला, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार। ये 1 बार क्या दिया रे, प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू 1 बार है, प्रेशर की वैल्यू 1 बार है। उस वक्त की सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है आपको, कितनी दिया है सॉल्युबिलिटी बोल, सॉल्युबिलिटी इज 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट क्या दिया देख, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब मेन क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या है देख, कैलकुलेट ए, क्या निकालना है देख, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सबसे पहले क्या निकालना है आपने को, हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। आगे देखेंगे बी, मोलारिटी ऑफ N2, क्या निकालना है बोल, मोलारिटी मतलब कैपिटल M ना, मोलारिटी याद है, मोलारिटी कैपिटल M। मोलारिटी ऑफ N2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, वही सेम गैस है, पहले भी नाइट्रोजन गैस थी, अभी भी कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। तभी भी किस में डिजॉल्व हो रही थी, पानी में, अभी भी किस में डिजॉल्व हो रही है, पानी में। डिजॉल्व इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर इज 0.75 बार। प्रेशर को चेंज कर दिया, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना कर दिया बोल, 0.75 बार। कितना था पहले प्रेशर, 1, और अब प्रेशर क्या कर दिया है, चेंज। इस टाइम की मोलारिटी निकालना, करते एक एक करके करते, पहले KH को निकालते। तो बेटा इधर देख S और P दिया है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के मुताबिक फॉर्मूला क्या बोल, S इज बोल ना KH इंटू P। यहाँ से KH को अकेला करो, S/P, दोनों का वैल्यू दिया है मुझे। S कितना दिया है बोल, 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴। अब P कितना दिया है, 1। तो KH की वैल्यू कितनी आ गई बोल, 6.85 इंटू 10⁻⁴। लेकिन यूनिट पर ध्यान देना, ऊपर वाले का यूनिट क्या था देख, मोल पर लीटर, और नीचे बार। तो मोल पर लीटर पर, ये आ गया पहला आंसर। कितना आसान, ये पहला आंसर आ गया KH। अब B पर आते, B पर मुझे क्या निकालना है बेटा, मोलारिटी। तो मैंने आपको लिखवा के दिया था बाकायदा, मोलारिटी किसके बराबर होती है बोल, सॉल्युबिलिटी के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं निकालना है, क्या निकालना है बोल, सॉल्युबिलिटी ही निकालना है। लेकिन प्रेशर क्या कर दिया बेटा, चेंज। पर सोल्यूशन सेम है ना, नाइट्रोजन इन वाटर, सोल्यूशन क्या है, सेम। जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम है ना, तब तक KH की वैल्यू बदलती ही नहीं। तो जो KH पहले आया था वही KH यहाँ पे भी यूज़ कर सकते। क्यों कर सकते, समझ में आ रहा है, क्योंकि सोल्यूशन क्या है बेटा, सेम, चेंज नहीं होता। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्युबिलिटी, फिर से बताओ, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, KH इंटू P। तो KH अब भी निकाले थे ना, कितना है, 6.85 इंटू 10⁻⁴। लेकिन P कितना लेंगे बेटा, आप P कितना लेना है बोल, 0.75 बार। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6.85 इंटू 0.75, वैल्यू आ रही है 5.1375, 5.1375 इंटू 10⁻⁴। और सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या रहता है बोल, मोल पर लीटर। तो आपसे जो सॉल्युबिलिटी पूछा था, असल में मोलारिटी पूछा था, वही क्या है बोल, सॉल्युबिलिटी। तो ये दोनों आंसर आ गया, ख़त्म हो गया। कितना आसान है देखो। अब ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स तक के लिए भी आता है, इतना सिंपल। इज इट वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2.1 हो गया। 2.2 देखो, एग्जाम्पल 2.2 क्या बोले देखो। 2.2 में सब लोग ध्यान से देखेंगे। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, क्या बोले बेटा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब, हेनरीज लॉ कांस्टेंट मतलब KH, ध्यान दो। हाँ, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, कौन है, मिथाइल ब्रोमाइड इज 0.159 मोल पर लीटर पर बार। कितना दिया KH, 0.159 मोल पर लीटर पर बार, ठीक है ना।
एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री के टेम्परेचर पे व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन वाटर। तो इस मिथाइल ब्रोमाइड की वाटर में कितनी सॉल्युबिलिटी रहेगी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या निकालना है बोल, एस निकाल। इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट प्रेशर ऑफ 130 मिलीमीटर ऑफ Hg। प्रेशर कितना दिया है बोल, 130 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो प्रेशर दिया हुआ बेटा 130 मिलीमीटर ऑफ Hg। अरे क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ध्यान दे। KH दिया है, P दिया है, S निकालना है। S का फॉर्मूला क्या होता है, KH इंटू P। दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी कर नहीं सकते मल्टीप्लाई। क्यों नहीं कर सकते, KH का यूनिट एक मोल पर लीटर पर, और प्रेशर का क्या है, मिलीमीटर ऑफ Hg। चलेगा क्या, आपको इस मिलीमीटर ऑफ Hg को किस में डालना पड़ेगा, बार में। किस में डालना पड़ेगा बोल, बार में। तो आपको मैंने प्रेशर्स के यूनिट समझाया था, कहाँ पे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, फिजिक्स का अभी जो चैप्टर फिनिश किए उसमें मैंने आपको प्रेशर के यूनिट समझाया था। अगर भूल गए तो एक बार और बता रहा हूँ, इधर ध्यान से देख। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब मैनोमीटर पढ़े थे ना, मर्क्यूरी मैनोमीटर, उसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको मैंने बाकायदा कैलकुलेट करके दिया था। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू mm ऑफ Hg में आती है 760 mm ऑफ Hg, याद है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर mm ऑफ Hg में कितना आता है बोल, 760 mm ऑफ Hg। इसी को 1 टॉर भी बोलते थे हम लोग, याद है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बार में कितनी होती है, 1.013 बार। तो ये दो कन्वर्जन मेरे पास है। देख, जब ATM से mm ऑफ Hg में जाना होता है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 760। तो अगर मेरे को mm ऑफ Hg से, ध्यान दे, mm ऑफ Hg से ATM में आना पड़ेगा, तो ये 760 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड। यानी कि अगर मुझे मिलीमीटर ऑफ Hg से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाना है तो मैं 760 से क्या करूँगा, डिवाइड। तो सबसे पहले यही काम करूँ, P इज इक्वल्स टू 130 बाय 760, 130 बाय 760। तो अपने आप ये मिलीमीटर ऑफ Hg से किस में कन्वर्ट हो गया बोल, एटमॉस्फेयर। किस में कन्वर्ट हो गया बोल, चलेगा क्या एटमॉस्फेयर, मेरे को किस में लेके जाने का है, बार में। तो दूसरा रिलेशन भी है ना अपने पास, एटमॉस्फेयर से बार में कैसे जाते हैं बोल, किससे मल्टीप्लाई करके, 1.013। तो ये जाएगा P इज इक्वल्स टू 130 बाय 760 इंटू 1.013 बार। तो ये प्रेशर आ गया बेटा किस में, बार। मल्टीप्लाई मत करो, चलेगा, लास्ट में सीधा सॉल्व कर दे। अब बताओ क्या निकालने का था अपने को, सॉल्युबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है, KH इंटू P। KH कितना आया बोल, 0.159। P कितना है, 130 बाय 760 इंटू 1.013। ये देखिए 0 से 0 कटेगा, बाकी का पूरा कैसे सॉल्व करोगे, लॉग से। इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग, तीनों क्या होगा, प्लस, और इसका लॉग माइनस। एंटी लॉग देखोगे आंसर आ जाएगा आपको। मैं वैल्यू बता देता हूँ आपको, 0.159 इंटू 13 इंटू 1.013 डिवाइड बाय 76, 0.0275। तो सॉल्युबिलिटी आ रही बेटा 0.0275। यूनिट क्या रहेगी इसकी बोल, सॉल्युबिलिटी की, मोल पर लीटर। ये अपना आंसर समझा। तो देख, मैंने बोला अगर आपको यूनिट का फंडा पता है तो आपके लिए ये सब न्यूमेरिकल बहुत आसान है। इज इट वेरी मच क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2.2। चलो इतना लिखो, फिर आगे कराते। सब लोग पेज नंबर 44 MCQ देखेंगे पहले। MCQ बात नहीं, MCQ नंबर 11 देखो, पेज 45 के ऊपर MCQ नंबर 11 क्या दिया देख। Henry's law constant for a gas CH3Br is 0.159 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। Henry's law constant दिया मतलब KH दिया है कितना, 0.159 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आगे देख, एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ CH3Br इन वाटर। क्या निकालना अपने को, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है, S। व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ CH3Br इन वाटर
at 25 डिग्री सेल्सियस एंड अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.164 एटमॉस्फियर। पार्शियल प्रेशर दिया आपने को 0.164 एटमॉस्फियर। अच्छा, केज का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर एटमॉस्फियर होना चाहिए था ऐसे, उसने सिर्फ ATM लिख दिया है ना उधर, पर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो देख केज, ध्यान दे दे, केज का वैल्यू दिया 0.159 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर एटमॉस्फेयर, प्रेशर दिया 0.164 एटमॉस्फेयर, सॉल्युबिलिटी निकालना है। अच्छा, कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत है क्या? देख प्रेशर एटमॉस्फेयर में, केज में भी यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर। नो नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग, डायरेक्ट करेंगे इसको। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है KH इंटू P। KH की वैल्यू 0.16159 और P का वैल्यू 0.164। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ज़ीरो 0.159 इंटू 0.164 0.026 0.026 मोल पर लीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? देख ऑप्शन सी 0.026 कैपिटल M। कैपिटल M किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ना, मोलार। क्या पढ़ेंगे उसको? मोलार। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अभी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है हेनरीज लॉ के ऊपर, बहुत समझने लायक क्वेश्चन है वो, टेक्स्ट बुक में ही आपकी एक्सरसाइज में। पेज नंबर 46 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 8, वो ब्लू कलर का दिया है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पेज 46 क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला देखो, फिश जनरली नीड्स O2 कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एटलीस्ट 3.8 मिलीग्राम पर लीटर फॉर देयर सर्वाइवल। सही है। मछलियाँ पानी के अंदर ज़िंदा हो, इसके लिए पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो आपको दिया है। कितना होना चाहिए ऑक्सीजन का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन? 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर पानी में एटलीस्ट कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? 3.8 मिलीग्राम। 1 लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? 3.8 मिलीग्राम, मिनिमम इतना होना चाहिए। सही है। तो ये क्या दिया हुआ है आपको? 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन डिज़ोल्व होना चाहिए वो दिया है ना। 1 लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन डिज़ोल्व होना चाहिए वो दिया हुआ। सही है। 1 लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन डिज़ोल्व होना चाहिए? 3.8 मिलीग्राम। तो ही मछलियाँ जिंदा रहेगी, है कि नहीं। इसका मतलब मुझे इधर ऑक्सीजन सॉल्यूट का काम करे ना। 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट होना चाहिए वो दिया हुआ है, यानी कि सॉल्युबिलिटी दिया है। किसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी? 1 लीटर सॉल्वेंट में या किसी भी रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व होना चाहिए, वो चीज़ है कि नहीं। तो इधर ध्यान से देखना, रिक्वायर्ड, ध्यान देना, रिक्वायर्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश। मछलियों के ज़िंदा रहने के लिए जो सॉल्युबिलिटी की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की ज़रूरत होती है, वो दिया हुआ है। तो इसको एस से दिखा दो, कितना दिया बोल? 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, ये सॉल्युबिलिटी दिया हुआ। आगे एक पूछा कि आपसे, व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अबव द वाटर इज़ नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश। तो अगर हम लोग चाहते कि मछलियाँ पानी के अंदर ज़िंदा रहे, तो पानी के ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहना चाहिए। अब आप सोचोगे कि सर पार्शियल प्रेशर से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना। ये सॉल्युबिलिटी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रेशर से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इतनी सॉल्युबिलिटी रहे तो प्रेशर कितना होना चाहिए वो पूछा है। मतलब किसका क्वेश्चन है ये? हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है ना। सॉल्युबिलिटी दिया और प्रेशर पूछा है। केच दिया क्या? अभी तक तो नहीं दिया, देखते आगे दिया क्या। सब लोग ध्यान से देखो। गिवन दी solubility of O2 in water at 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता, तो इफ़ प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, देन उस वक्त की सॉल्युबिलिटी कितनी दिया? देख, सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर इज़ 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। 2.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। ठीक है। और कुछ दिया है क्या? नहीं। दिस इज़ द क्वेश्चन। चल सब बोर्ड पर देख, केएच नहीं दिया हुआ है अपने को, ध्यान दिया। सॉल्युबिलिटी दिया है, प्रेशर निकालने पर केएच नहीं दिया। केएच को निकालने के लिए ये डेटा दिया कि अगर प्रेशर इतना रहेगा तो सॉल्युबिलिटी इतनी।
तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सॉल्युबिलिटी? KH इंटू पी। यहाँ से KH को अकेला कर S/P। तो सॉल्युबिलिटी कितनी दिया है बेटा देख, 2.2 इंटू 10⁻³ और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो कितना आएगा KH? बोला KH कितना आएगा? 2.2 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या आएगी? सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में थी और नीचे जो प्रेशर लियो ये किस में था? एटमॉस्फेयर। तो इधर क्या आएगा? मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। तो ये KH आ गया। मुझे KH नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था? प्रेशर। तो सिंपल है ना, ये सॉल्युबिलिटी सर्वाइवल की है, उस टाइम का प्रेशर निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है सॉल्युबिलिटी का? KH इंटू पी। सर KH निकाल लिए हो, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, प्रेशर निकाल लो, है ना? नहीं, थोड़ा सा एक इधर पे फंडा है। सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या होना चाहिए था? मोल पर लीटर। यहाँ क्या दिया है? मिलीग्राम पर लीटर। तो इस मिलीग्राम को ना आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो मिलीग्राम दिख रहा है आपको, उसको हटा के किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बोल, मोल में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बोल, मोल में। तो सब बोर्ड पर देख, उतना कुछ खास है नहीं है, आसान, खाली आपको देखने में ऐसा लग रहा है। सब बोर्ड पर ध्यान से देखना। रिक्वायर्ड सॉल्युबिलिटी इज रिक्वायर्ड सॉल्युबिलिटी कितनी लेने बोला बेटा? S इज इक्वल्स टू 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। दैट इज, ध्यान से देखना, 3.8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यही मतलब है ना इसका। 3.8 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब क्या है? 1 लीटर वाटर में कम से कम इतना ऑक्सीजन होना चाहिए, 3.8 मिलीग्राम। तो 3.8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको क्या लग रहा है? ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन का क्या दिया हुआ है? मास है ना यार। 3.8 मिलीग्राम मतलब क्या दिया है? मास है ना। मिलीग्राम में और क्या नापोगे? मिलीग्राम में और क्या नापोगे? मास ही नापोगे ना। तो ये आपको क्या दिया हुआ? बोल, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान से देख, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया? बोल, 3.8 मिलीग्राम। ये मिली हटेगा तो 3.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये क्या आ गया बेटा? मास। अब मास आ गया है तो मोलार मास भी निकाल लो। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलार मास। कितने ऑक्सीजन है? O2 में कितने ऑक्सीजन है? 2 ना। तो 2 इंटू O, एक O के लिए कितना लेते हैं हम लोग? 16। तो 2 इंटू 16, 16 दूनी 32 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया ऑक्सीजन का मास, ये आ गया मोलार मास। अब क्या निकाल सकता हूँ मैं? नंबर ऑफ मोल। तो लेट्स फाइंड नंबर ऑफ मोल। देयरफॉर नंबर ऑफ, ध्यान दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 3.8 मिलीग्राम। 3.8 मिलीग्राम में नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना रहेगा? कितना रहेगा? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? बोल, मास अपॉन मोलार मास। तो मास कितना है बेटा? 3.8 इंटू 10⁻³ मोलार मास कितना है? 32। इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट, इसको और एक नंबर आगे ले लो। आगे लोगे तो -1, तो 38 हो जाएगा। ये पॉइंट को एक नंबर आगे लिए इसलिए -1। पहले से कितना था इधर? -3। -1 -3 -4 डिवाइडेड बाय 32। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचा? 32 8 पॉइंट लगाए 0, 8 सते 56, 8 7 56 ना। कितना बचा? बोल, 4। पॉइंट लगा था 0, 8 5 40। अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, 4 बचा है ना। 4 से कैंसिल कर, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, कितना बचा? 3। सही है ना। 4 8 32, कितना बचा रे? कितना बचा? 3। 4 7 28, कितना बचा? 2। 4 5 20। तो कितना आ रहा है नंबर ऑफ मोल? 1.1875 इंटू 10⁻⁻5 मोल। ये नंबर ऑफ मोल कितने में आया? बोल, 3.8 ग्राम में। कितने में आया? बोल, 3.8 मिलीग्राम में। तो 3.8 मिलीग्राम में मोल कितना होता है? बोल, 1.1875 इंटू 10⁻⁻4 मोल। तो ये वाली लाइन देख, मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू, क्या थी सॉल्युबिलिटी? ये वाली लाइन को लिख रहा है, ध्यान से देखना है सब लोग। ये वाली लाइन को लिख रहा हूँ।
सॉलिडिटी क्या थी 3.8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर। पर इस 3.8 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन के यहाँ पे मोल में कितना ऑक्सीजन लिख सकता हूँ मैं 1.187, तो 1.1875 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इसी चीज़ को तो ऐसा भी लिख सकते हो ना 1.1875 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर लिख सकता हूँ। ये इन 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन लिखने की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बोल पर लीटर। तो ये आ गया मेरे को सॉल्युबिलिटी। तो देख सॉल्युबिलिटी दिया हुआ किस में था मिलीग्राम पर लीटर, हमने इसको बदल किस में दिए मोल पर लीटर, यही चाहिए था ना। अब सॉल्युबिलिटी आ गया, इस सॉल्युबिलिटी का क्या निकालने का मेरे को बोल, इस सॉल्युबिलिटी का क्या निकालने का है प्रेशर। तो फिर से फॉर्मूला बताओ, एच किसके बराबर होता है KH इंटू पी। यहाँ से पी को अकेला करो, पी किसके बराबर रहेगा S/KH। तो एच कितना है बेटा, हाउ मच इज सॉल्युबिलिटी 1.1875 इंटू 10⁻⁴। KH कितना है बेटा, KH कितना है बोल वो निकाले 2.2 इंटू 10⁻³ है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। ये पॉइंट को आगे लेंगे तो -1, ये भी क्या बन जाएगा -4। तो P इज इक्वल्स टू 1.1875 डिवाइड बाई 22 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। पॉइंट एक आगे लिया -1 -3 -4, सही है। 11 दूनी 22, 11 के टेबल में 1 नहीं आता है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 11 का 11, 11 के टेबल में 8 आता है क्या, 0 डाल के इसको आगे फेंक दो 87 हो गया। 11 7 जा 77, कितना बचा रे 10। 87 में से 77 माइनस करके 10 बचेगा ना, कितना हो गया ये 105। 11 के टेबल में 105 आता है क्या, उससे छोटा 11 9 जा 99, कितना बचा रे 6। चलेगा इतना रहने दो तो भी चलेगा, वो 60 हो जाएगा। फिर 11 5 जा 55 होगा, उतना नहीं करोगे तो भी चले, करने का तो कर दो 11 5 जा 55, बस इससे आगे मत जाओ। वहाँ 5 बचेगा, 5 के आगे 0 लगाओगे 11 4 जा 44, 5 से छोटा नंबर आ रहा है ना 4, रहने दो। अब इसको 2 से काटो, क्या देख 2 1 जा 2, 0.1 आता है क्या 2 के टेबल में, तो 0 डाल के इस एक को आगे भेजेंगे तो 10 हो गया वो। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, कितना बचा रे 1, 2 9 जा 18, कितना बचा 1, 2 7 जा 14, एक बचा, 2 5 जा 10। तो प्रेशर कितना आ रहा है बोल, प्रेशर कितना आ रहा है 0.053975, या फिर सिंपली इसको मैं लिख सकता हूँ 0.05। ये 9 हटेगा तो 3 का 4, ये 9 हट जाएगा तो 3 का क्या बनेगा 4। यूनिट क्या रहेगी, ध्यान से देखना, केएच की यूनिट क्या थी मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर किस में रहेगा एटमॉस्फेयर में ना रे, ये देख किस में पर एटमॉस्फेयर में ना, तो प्रेशर किस में रहेगा एटमॉस्फेयर। तो पानी के ऊपर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होना चाहिए वो मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर प्रेशर इतना रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ही इतनी रहेगी और मछलियाँ जिंदा रहेगी। समझ में आ रहा है ये आपका आंसर। इज इट वेरी मच क्लियर, राइट इट डाउन, लिखो। हेनरीज लॉ हमारा ख़त्म हो गया। तो हेनरीज लॉ को ख़त्म किया जैसे ही हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी का टॉपिक भी क्या हो गया बेटा, फिनिश हो गया। अभी नेक्स्ट हमको एक लॉ और पढ़ना है, उसका नाम है रॉल्स लॉ। कौन सा लॉ, रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ किसको बोलते हैं उसको समझने के लिए, रॉल्स लॉ है क्या उसको समझने के लिए पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका नाम है वेपर प्रेशर। क्या बेटा, वेपर प्रेशर, सब बोर्ड पर देखो। और ये वेपर प्रेशर का टॉपिक आपको आगे भी काम आएगा। मैं आपको कल ही बता रहा था कि इस चैप्टर में हम लोगों को 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी। कितनी, 4। उसमें जो पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ना उसका नाम ही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसमें भी आपको वेपर प्रेशर काम आएगा। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम है बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों के डेफिनेशन में भी वेपर प्रेशर आता है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशन में भी क्या आता है, वेपर प्रेशर आता है। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चैप्टर में आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझो, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं। पहले मैं आपको वेपर प्रेशर समझाता हूँ, फिर हम लोग अभी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, दैट इज़ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ समझने के लिए आपको पहले वेपर प्रेशर समझना पड़ेगा। असल में रॉल्स लॉ 2 चीज़ों के बारे में बात करता है, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, किसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन कल ही बता दिया था। हाँ, अब वेपर प्रेशर अपने को समझना है, फिर मैं आपको रॉल्स लॉ समझाता हूँ। वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, वेपर प्रेशर ये नाम सुन करके आप मुझे बताओ
वेपर प्रेशर हम लोग किसी लिक्विड का नापेंगे या किसी गैस का नापेंगे? गैस का, लिक्विड का। वेपर प्रेशर किसका नापा जाता है बेटा? लिक्विड का। अब कैसे? इंटरेस्टिंग है, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। समझो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक लिक्विड लिया है, लेकिन ये कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है, इट इज़ अ वोलाटाइल लिक्विड। कैसा लिक्विड है बेटा ये? वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड किसको बोलते हैं? नॉर्मली वोलाटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है विच इवापोरेट्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। ऐसा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या करेगा? इवापोरेट करेगा, मतलब वेपर बन के उड़ जाएगा। ऐसे लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, वोलाटाइल। तो वोलाटाइल लिक्विड किसको बोलते हैं, समझा ना रे? वोलाटाइल लिक्विड मतलब, वोलाटाइल लिक्विड मतलब लिक्विड विच इवापोरेट, लिक्विड विच इवापोरेट। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको ऐसे लिक्विड की जो हाईली वोलाटाइल है। कैसे बोल? हाई, रूम टेम्परेचर पे फटक से पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पेट्रोल आप सबको मालूम है, हम लोग जब किसी कंटेनर के अंदर या बॉटल वगैरह के अंदर पेट्रोल लेते हैं तो सबसे पहले ढक्कन बंद करते हैं। ढक्कन नहीं तो ऐसे हाथ से ढकते हैं उसको, काहे को? उसको खुला छोड़ोगे तो क्या होगा? वो उड़ जाएगा, खाली हो जाएगा वो, क्योंकि वो कैसा लिक्विड है? बोल, वोलाटाइल। रूम टेम्परेचर पे ही वेपर बन जाता है, उसको वेपर बनाने के लिए उबालने की ज़रूरत नहीं है, और रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? बोल, वेपर बन जाएगा। तो पेट्रोल एक एग्जांपल हो गई इसकी। दूसरी एग्जांपल अल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल भी कैसा होता है बेटा? अल्कोहल भी कैसा होता है? वोलाटाइल होता है। सैनिटाइज़र यूज़ किया, सैनिटाइज़र कैसे काम करता है? उसके अंदर इथेनॉल या अल्कोहल मिक्स होता है। सैनिटाइज़र में क्या मिक्स होता है? बोल, अल्कोहल मिक्स होता है। तो जब हम लोग उसको हाथ पे अपने लगाते हैं तो उसको पानी से धोने की ज़रूरत पड़ती है क्या? अपने आप क्या हो जाता है? वो वेपर बन के वेपराइज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है, हाथ से गायब हो जाता है, क्योंकि वो भी कैसा लिक्विड है? बोल, वोलाटाइल। अब तो नॉन वॉशेबल फेस वॉश भी आते हैं, मतलब आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। फेस वॉश होता है, ट्यूब रहता है, उसको हाथ पे निकालो, फेस पे लगा लो, उसमें भी अल्कोहल मिक्स होता है, तो आपके फेस को साफ़ करेगा और वहीं से इवापोरेट हो जाएगा, वोलाटाइल हो, वहीं से उड़ जाएगा, आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं वो लोग रखते हैं। हम लोग खुद जब इंजीनियरिंग में थे ना, तो हम लोग के पास एक रहता था वो, क्योंकि आना जाना इतना लंबा रहता था, पानी मिलता नहीं मिलता, तो हम लोग उसी से मुँह धो लेते। समझ रहे? लड़कियाँ यूज़ करती वो नेल पॉलिश रिमूवर। देखो, नेल पॉलिश रिमूवर यूज़ करते रहेंगे तुम लोग, अगर नेल पॉलिश लगाते हो तो उसमें एसीटोन मिक्स होता है। उसके अंदर क्या मिक्स रहता है? बोल, एसीटोन नाम का एक केमिकल मिक्स होता है, वो भी वोलाटाइल होता है। तो नेल पॉलिश रिमूवर को जब ऐसे लगाया जाता है ना नाखून के ऊपर, तो अपने साथ नेल पॉलिश को रिमूव करता है वो, और खुद ब खुद उड़ भी जाता है। किसकी वजह से? एसीटोन की वजह से। वो एक कैसा लिक्विड है? वोलाटाइल लिक्विड। पेट्रोल हो गया, जिसको आप गैसोलीन भी बोल सकते हो, है ना। पेट्रोल, गैसोलीन, अल्कोहल, इथेनॉल, एसीटोन, ये सब कैसे लिक्विड है बेटा? वोलाटाइल। ईथर भी यूजुअली वोलाटाइल होते हैं। तो ये सब हाईली वोलाटाइल लिक्विड है। कैसे लिक्विड है? बोल, हाईली वोलाटाइल। ये जो नॉर्मल वाटर रहता है ना, वाटर, इसको मैं वोलाटाइल बोल सकता हूँ क्या? नहीं, इसको नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको भाप बनाने के लिए आपको उबालना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक हीट करना पड़ेगा इसको? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे केस में हम लोग वाटर को भी वोलाटाइल मान के चलेंगे। पता है क्यों? वाटर हाईली वोलाटाइल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी इस बॉटल के अंदर ये जो पानी है ये ऊपर पानी के वेपर्स को नहीं बना रहा है। इसका ये मतलब नहीं, बना रहा है लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर, बहुत कम। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये स्लोली इवापोरेट हो रहा है, बहुत कम इवापोरेट हो रहा है। तो फिर सर मुझे वो भाप बनती हुई दिख रही क्यों नहीं है? इतना कम वेपर बना है कि वो जो ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा प्रेशर आपकी जो एटमॉस्फेयर है वो ऊपर से लगा दे रही है। तो उस वेपर को रिटर्न किधर भेज दे रही वो? पानी में। चल भाग नीचे। जब ज़्यादा वेपर बनने लग जाएंगे, इतने कि वो नीचे से प्रेशर लगा रहे हैं इतना ज़्यादा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको रोक नहीं पा रहा है, तब ये भाप कहाँ आने लगेगी? बाहर आने लगेगी। तो अभी आपको इसमें से भाप निकलती हुई दिख रही क्यों नहीं है? बन रही नहीं इसलिए क्या? नहीं, बन रही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बाहर नहीं आने देती, इतनी कम बन रही है। समझ आ रहा है? तो वैसे तो हर लिक्विड थोड़ा बहुत वेपर क्या करता है बेटा? बनाता है। तो हर लिक्विड को हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं? बोल, वोलाटाइल। लेकिन प्रॉपर हाईली वोलाटाइल लिक्विड वही होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाए, उसको बॉईल ना करना पड़े उसके लिए। समझ आ रहा अच्छे से? लेकिन हमारे केस में हम लोग वाटर को, बेंजीन को, टोलिन को, ये सब को भी क्या मान के चलेंगे? वोलाटाइल, क्योंकि वो थोड़ा बहुत क्या होता है बेटा? वेपराइज होता है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये वेपराइजेशन का प्रोसेस होता क्या है? शुरुआत में क्या होता है बेटा? सरफेस के ऊपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल? लिक्विड के मॉलिक्यूल, ये गैस में कन्वर्ट होते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं? बोल, गैस में।
लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये गैस को क्या करेगा, रिटर्न लिक्विड में भेजेगा। तो जो गैस के मॉलिक्यूल बने थे वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। यानी यहाँ पर लिक्विड से वेपर भी बन रहा है और वेपर से लिक्विड भी बन रहा है। तो शुरुआत में लिक्विड से वेपर बनने का प्रोसेस स्लो हो रहा होता है और वेपर से लिक्विड बनने का प्रोसेस कैसा हो रहा होता है, फास्ट। लेकिन धीरे 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 ये प्रोसेस फास्ट होने लगता है, ये स्लो होने लगता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब लिक्विड से वेपर बनने का प्रोसेस का रेट और वेपर से रिटर्न लिक्विड बनने का प्रोसेस का रेट क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे कि ये लिक्विड और इसी का वेपर जो ऊपर मौजूद है, ध्यान से सुन, ये लिक्विड और इसी का वेपर जो ऊपर मौजूद है दोनों इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुके हैं। किसको अटेन कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम। अब जितनी वेपर बन गई, इससे ज़्यादा वेपर बनेगी क्या, नहीं, क्योंकि सिस्टम किस में आ चुका है, बोल, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो जैसे ही ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया, समझ, लिक्विड के मॉलिक्यूल और वेपर के मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में आ गए, उस वक्त इस लिक्विड के ऊपर जितने वेपर मौजूद है उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा या कम होंगे क्या, नहीं। और उस टाइम पर इस लिक्विड के वेपर जो ऊपर मौजूद थे वो इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे होंगे उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेपर प्रेशर। भाई गैस है ना, वेपर मतलब क्या है, गैस है। तो नीचे लिक्विड के ऊपर क्या कर रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वेपर प्रेशर। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, जब भी कोई वोलाटाइल लिक्विड हम लोग कंटेनर में लेते हैं तो ये वोलाटाइल लिक्विड क्या बनाता है बेटा, वेपर। एक टाइम आता है जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल और वेपर के मॉलिक्यूल किस में आ जाते हैं, बोल, इक्विलिब्रियम। इस वक्त जितना वेपर बनना था वो क्या हो चुका है, बन चुका है। और यही वेपर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। देख, प्रेशर लगा रहा कौन है, वेपर ही लगा रहा है, लेकिन इसको नापा किसके लिए जाता है, लिक्विड के लिए, कि ये लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है, मतलब ये लिक्विड जब वेपर बनाएगा तो वो इतना प्रेशर लगाएगा। तो मुझे बताना, पानी और अल्कोहल इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, बताओ, पानी और अल्कोहल में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियसली अल्कोहल का ना। पानी वेपर कम बना रहे, अल्कोहल वेपर ज़्यादा बना, कम वेपर कम प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा वेपर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अल्कोहल का ज़्यादा। समझ में आ रहा है क्या बोलो। तो देख, वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, हाउ विल वी डिफाइन वेपर प्रेशर। तो ध्यान से देखना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ, ध्यान देना, वेपर्स ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड। सब लोग ध्यान से देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, वेपर के जरिए लगाया गया प्रेशर, और ये वेपर है किसका, ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड, एक वोलाटाइल लिक्विड का, ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड ऑन इट, उसी पर प्रेशर लगा रहा है, उसी पर वेपर बन के वोलाटाइल लिक्विड पर ही क्या कर रहा है बेटा, प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड ऑन इट, वोलाटाइल लिक्विड ऑन इट, या फिर ऑन लिक्विड भी आप लिख सकते हो, ऑन लिक्विड व्हेन वेपर एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम। जब वेपर और लिक्विड फेज दोनों एक दूसरे के साथ किस में बेटा, इक्विलिब्रियम, उस वक्त इस लिक्विड का वेपर ऊपर से जो प्रेशर लगा रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, समझा, किसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, समझा। आप ज़रा ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा, समझ। मैंने एक सोल्यूशन बनाया, ध्यान से सुनो, सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन बना कैसे, दो वोलाटाइल लिक्विड को मिला के, कितने लिक्विड को मिला के, दो। तो लिक्विड नंबर 1 प्लस लिक्विड नंबर 2। तो लिक्विड नंबर 1 को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ और लिक्विड नंबर 2 को मैं किससे दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर। ये दोनों मिलकर के क्या बनाए बेटा, बोल, ये दोनों मिलकर के क्या बनाए, सोल्यूशन बनाए, ये दोनों मिलकर के सोल्यूशन बनाए। तो ये देखिए कंटेनर है, ये क्या बेटा, कंटेनर है, इसके अंदर किसके लिक्विड है, लिक्विड 1 के भी लिक्विड है, और बोलना, लिक्विड 1 के भी लिक्विड है और लिक्विड 2 के भी लिक्विड है। तो सिमिलरली सरफेस के ऊपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल रहेंगे, खाली 1 के रहेंगे क्या, बोल, 1 के भी रहेंगे, और बोलना 1 के भी रहेंगे और 2 के भी रहेंगे, और दोनों ही लिक्विड कैसे हैं, वोलाटाइल है। तो दोनों ही लिक्विड क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, दोनों ही लिक्विड क्या बनाएंगे, बोल, वेपर। तो थोड़ा बहुत वेपर लिक्विड 1 का भी बनेगा और थोड़ा बहुत वेपर लिक्विड 2 का भी बनेगा। तो जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा वो लिक्विड 1 के वजह से लग रहा होगा या लिक्विड 2 के वजह से लग रहा होगा,
दोनों की वजह से। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो टोटल वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर बोल? सॉल्यूशन का। अब समझ टोटल वेपर प्रेशर लग रहा है 10, कितना लग रहा है? अब इस 10 में से थोड़ा बहुत लिक्विड 1 के ऐसे लग रहा होगा और थोड़ा बहुत लिक्विड, तो समझ लिक्विड 1 मिल करके 6 लगा रहा है और लिक्विड 2 मिल करके 4। तो ये 6 और 4 को क्या बोलेंगे? 10 क्या था? टोटल वेपर प्रेशर। 10 क्या था बोल? इस सॉल्यूशन का 10 क्या था? इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। 10 क्या बेटा? इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। तो 6 क्या है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर। तो इसको टोटल वेपर प्रेशर बोल सकते हो क्या? नहीं, इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं बोल? पार्शियल। और 4 क्या है? 4 क्या है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 2 के वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं, समझ रहे? तो उसको भी क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। तो ये दोनों लिक्विड मिल करके, ध्यान से सुना, ये दोनों लिक्विड मिल करके जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं नीचे की तरफ, इसको हम लोग पी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे बोल? पी से। व्हाट इज पी? वीपी। वीपी मतलब वेपर प्रेशर, या ऐसा लिखो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो P1 क्या रहेगा बोल? P1 क्या रहेगा? पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, बोलना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर लिक्विड 1 की वजह से जो पार्शियल वेपर प्रेशर लग रहा है वो P1 है। और P2 क्या रहेगा बोल? जल्दी बोल। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन दी सॉल्यूशन। सही है। मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या? P का वैल्यू किसके बराबर रहेगा बोल? टोटल प्रेशर किसके बराबर रहेगा? टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर रहेगा बोल? P1 प्लस P2। मतलब दोनों वेपर्स के प्रेशर को ऐड कर दोगे, दोनों लिक्विड के वेपर के प्रेशर को ऐड कर दोगे तो आपको कौन सा प्रेशर मिलेगा? टोटल वेपर प्रेशर। असल में ये एक लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं, इस लॉ को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते बोल? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर क्या बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? किसी भी गैस के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है उसकी वैल्यू बराबर होती है उस मिक्सचर में आने वाली सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के एडिशन की। एक मिक्सचर में जितने भी गैस है उन सब का पार्शियल प्रेशर लेकर ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल प्रेशर मिल जाएगा, मिक्सचर का टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो यहाँ 2 गैस थी ना, एक लिक्विड 1 का वेपर और एक लिक्विड 2 का वेपर। लिक्विड 1 का पार्शियल प्रेशर कितना है? P1। लिक्विड 2 के वेपर का पार्शियल प्रेशर कितना है? P2। दोनों को ऐड कर दिया, मेरे को क्या मिल गया? टोटल प्रेशर। कौन सा लॉ है बेटा ये बोल? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, सॉरी, ठीक है ना। सर चीटिंग कर रहे हो आप, बोले थे पढ़ाऊँगा रॉल्स लॉ, आप पढ़ा रहे हो डाल्टन्स लॉ। ये रॉल्स लॉ अब चालू करने जा रहा हूँ, ना आई एम स्टार्टिंग द रॉल्स। अब मैं रॉल्स लॉ को शुरू कर रहा हूँ, तो सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहली बात, ये क्या बना है? सोल्यूशन। कितने कंपोनेंट है इसके अंदर? 2। कितने कंपोनेंट है इसके अंदर? 2। कौन कौन से? लिक्विड 1, लिक्विड 2। अब दोनों में से कोई एक सॉल्यूट होगा और कोई एक सॉल्वेंट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पता चले, लिक्विड 1 का भी और लिक्विड 2 का भी। तो आपको मैंने 6 कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पढ़ाया था, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। मैं कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन का टर्म चाहता हूँ कि मेरे को लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए। कौन सा यूज़ करूँगा? मोल फ्रैक्शन। कल समझाया था, मोल फ्रैक्शन एक बहुत ही खास टाइप का कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है। ये सिर्फ ना आप सॉल्यूट के लिए निकाल सकते हो बल्कि सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हो। तो ये जो सॉल्यूशन बना है 2 लिक्विड से मिलकर बना है। कौन से 2 लिक्विड? लिक्विड 1 और लिक्विड 2। तो ऐसा समझ लो, इस लिक्विड के, इस सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड 1 का जो मोल फ्रैक्शन हो कितना है? x1। और लिक्विड 2 का जो मोल फ्रैक्शन हो कितना है बोल? x2। मतलब क्या है? समझ x1 का वैल्यू 0.6 है तो x2 कितना रहेगा रे? इसका मतलब इस लिक्विड में लिक्विड 1 के जो सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड 1 के जो मॉलिक्यूल है कितने परसेंट है? 60% और लिक्विड 2 के 40%। तो यहाँ पर x1 x2 क्या है समझ रहे रे? x1 x2 क्या है समझ रहे हैं? व्हाट इज x1? व्हाट इज x1? टेल मी, बोलना। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो लिक्विड 1 है उसका मोल फ्रैक्शन। और x2 क्या है बोल? जल्दी बोल। मोल, बोलना जल्दी। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2 इन दी। यहाँ तक सब ठीक? अभी तक आया क्या रॉल्स लॉ? क्यों आता है सर रॉल्स लॉ को इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? ये जो पार्शियल प्रेशर दिख रहा है
ऊपर जो वेपर बन रही है इसमें लिक्विड 1 का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा और लिक्विड 2 का पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा। इन्हीं दो को निकालने के लिए रॉल्स लॉ दिया गया, इन्हीं दो को निकालने के लिए क्या दिया गया है, रॉल्स लॉ। लेकिन रॉल्स लॉ को समझने के लिए एक स्टेप और आपको समझनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, जिन दो लिक्विड को मिला करके ये सोल्यूशन बनाया गया है उन दो लिक्विड को अलग अलग कंटेनर में अलग से ले लेते हैं, अलग अलग कंटेनर में अलग से ले लेते हैं। तो ये पहला कंटेनर, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिक्विड है, होल, सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिक्विड है, लिक्विड 1। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 1 है। और ये वाला कंटेनर जो है, ये वाला कंटेनर जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिक्विड है, बोल, लिक्विड 2। मुझे बताना क्या इसको और इसको मैं सोल्यूशन बोल सकता हूँ क्या, नहीं, ये एक ही लिक्विड में है, ये भी एक ही लिक्विड से बना है, तो इसको बोलेंगे क्या फिर, इसका नाम है प्योर लिक्विड 1। इसका नाम क्या है, बोल, प्योर लिक्विड 1। इसके अंदर जो लिक्विड 1 है वो प्योर लिक्विड कहला सकता है क्या, नहीं, वो सोल्यूशन में है, वो किस में, बोल, पर यहाँ पर क्या है, प्योर, यहाँ पर क्या है, बोल, प्योर। इसको क्या बोलोगे, प्योर लिक्विड 2। भाई ये दोनों ही लिक्विड कैसे थे, ये दोनों ही लिक्विड कैसे थे, वोलेटाइल। तो अब सरफेस पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल है, लिक्विड 1 के, और यहाँ पर तो इधर जो वेपर बन रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बन रही होगी, लिक्विड 1 की, और इधर जो वेपर बन रही होगी वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 2 की। तो यहाँ जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका लग रहा होगा, लिक्विड 1 की वजह से, और यहाँ पर लिक्विड 2 की वजह से। तो इधर लिक्विड 1 का वेपर जो वेपर प्रेशर लगा रही है इसको हम लोग बोलेंगे P1 नॉट। क्या बोलेंगे, बोल, P1 नॉट। नॉट कब लगता है मालूम, जब प्योर फॉर्म में लिक्विड हो, सोल्यूशन में ना हो बल्कि किस में हो, प्योर फॉर्म। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है इसको क्या बोलोगे, बोल, P2 नॉट। इसको क्या बोलोगे, बोल, P2 नॉट। तो ये P1 नॉट P2 नॉट कौन है, देख, P1 नॉट और P2 नॉट कौन है, ज़रा ध्यान से समझ। P1 कौन है पहले ये बता, P1 है कौन, वेपर प्रेशर है ना, कौन है, बोल, वेपर प्रेशर। पार्शियल लिखोगे क्या, सोल्यूशन है क्या, वो नहीं, क्या लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। देन व्हाट इज P2 नॉट, बोल, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। तो मैंने आपको 6 चीज़ों के बारे में बता दिया। P1 कौन है, P2 कौन है, X1 कौन है, X2 कौन है, P1 नॉट कौन है, P2 नॉट कौन है। इन 6 का पिक्चर एकदम अच्छे से दिमाग में क्लियर है। पहले बात बता देंगे X1 और X2 की। दोनों लिक्विड को मिला के सोल्यूशन बना दिया। सोल्यूशन के अंदर लिक्विड 1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो है X1 और लिक्विड 2 का जो मोल फ्रैक्शन है वो है X2। सोल्यूशन के अंदर P1 और P2 कौन है, ये जो सोल्यूशन बना है इसमें P1 के भी वेपर बने और P2 के भी वेपर बने। P1 के वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूँ P1, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन दी सोल्यूशन। इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ पर मेंशन किया, देख, इन दी सोल्यूशन। अब P2 कौन है, सोल्यूशन के ऊपर लिक्विड 2 के वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो अपना P2 है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन दी सोल्यूशन। P1 नॉट कौन है, जब लिक्विड 1 अकेला प्योर फॉर्म में लिया गया था तो उसके वेपर ने जो वेपर प्रेशर लगाया वो P1 नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। और P2 नॉट कौन है, जब सेकेंड लिक्विड प्योर फॉर्म में लिया गया तो उसके वेपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो P2 नॉट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। ये 6 चीज़ें समझी। अब समझो रॉल्स लॉ क्या बोलते, अब आपको रॉल्स लॉ समझ में आएगा। सब लोग ध्यान से देखा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या बोलता है, रॉल्स लॉ क्या बोलता है मालूम, आपको किसी भी सोल्यूशन के अंदर, ध्यान से सुन, आपको किसी भी सोल्यूशन के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का, इसमें कितने कंपोनेंट हैं, 2। आपको किसी भी सोल्यूशन के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो उसकी वैल्यू बराबर होती है, ध्यान से सुनना, फिर से सुन, एक एक वर्ड पर ध्यान दे। आपको किसी भी सोल्यूशन के अंदर किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना होता है तो उसकी वैल्यू बराबर होती है उस कंपोनेंट का उस सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है, उस कंपोनेंट का उस सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। वो कंपोनेंट जब अपने प्योर फॉर्म में था तब उसका जो वेपर प्रेशर था उससे। समझा, एक एक बात पे ध्यान दे। मैं किसका वेपर प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ, सोल्यूशन में लिक्विड 1 का, किसका, सोल्यूशन में लिक्विड 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू बराबर किसके रहेगी, इस सोल्यूशन में लिक्विड 1 का जो मोल फ्रैक्शन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा जब ये लिक्विड 1 अपने प्योर फॉर्म में था तब उसका जो वेपर प्रेशर था उससे। तो P1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, बोल, P1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, बोल जल्दी बोल, P1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, X1 इंटू P1 नॉट। देन P2 क्या रहेगा, बोल,
जल्दी बोल, x2 इंटू P2 नॉट। यही है रोल्स लॉ खत्म, यही दिस इज द रोल्स लॉ खत्म। हाउ विल यू स्टेट रोल्स लॉ? आप रोल्स लॉ को स्टेट कैसे करोगे? स्टेटमेंट सुन, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स लॉ? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज गिवन बाय, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर फॉर्म। सही है, यही स्टेटमेंट है। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बराबर होता है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में इनटू वो कंपोनेंट जब प्योर फॉर्म में था उसका वेपर प्रेशर। एकदम अच्छे से समझा रोल्स लॉ किसको बोलते हैं, इसलिए मैंने पूरी पिक्चर क्लियर किया, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ाया। अगर पहले स्टेटमेंट बोलता तो आप डर जाते, बोले कौन सा लॉ पढ़ा रहे सर। अगर ये पूरा पिक्चर आपके माइंड में क्लियर है तो ये स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो सब लोग रोल्स लॉ का स्टेटमेंट अंडरलाइन करेंगे, सब लोग रोल्स लॉ के ऊपर आएंगे बेटा, उसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेट रोल्स लॉ। तो सब लोग रोल्स लॉ का स्टेटमेंट अंडरलाइन करेंगे। क्या है देख, इट स्टेट्स दैट, देख सेम स्टेटमेंट उधर लिखा है, इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है इज इक्वल टू, वो बराबर होता है वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जब प्योर फॉर्म में था उस वक्त का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मतलब इनटू, मल्टीप्लाइड बाय इनटू किससे, मोल, इट्स मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। कितना सिंपल स्टेटमेंट दिया है, सीधा भेजे में जा रहा है बेटा। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर होता है उस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर। समझा अच्छे से? दिस इज योर रोल्स लॉ। रोल्स लॉ का स्टेटमेंट समझा? ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आ गई समझा? ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आ गई समझा? अब हम लोगों को रोल्स लॉ की मदद से एक इक्वेशन डिराइव करना है और उस इक्वेशन की मदद से एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन? सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। ये किसकी इक्वेशन है बोल? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2। मुझे इक्वेशन निकालनी इसकी, इसकी मतलब कौन? P, टोटल वेपर प्रेशर। कौन बेटा? टोटल वेपर प्रेशर। तो सब लोग ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर मैं इधर अप्लाई करूंगा, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी बोल? किसके बराबर रहेगी? P1 प्लस P2। तो P क्या रहेगा फिर बोल? P क्या रहेगा? P1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बोल? x1 इंटू P1 नॉट, और P2 की जगह पर क्या आएगा बोल? x2 इंटू P2 नॉट। सही है सर, आ गई P की इक्वेशन खत्म। नहीं, ये इक्वेशन नहीं चलेगी। यहाँ पर देखो, आपको दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ रहा है, मुझे इसको चेंज करना है। सिर्फ एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होना चाहिए, दोनों का नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसका होना चाहिए बोल एक। तो x2 को रखते हैं, x1 को हटाते हैं, x2 को रखते हैं और x1 को हटाते हैं। कैसे करेंगे? सब ध्यान से देखो, आप सबको पता है कैसे करेंगे बेटा। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था, किसी भी सोल्यूशन में x1 प्लस x2 की वैल्यू किसके बराबर आती है? 1 के। याद है? दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। अब आपको समझाओगा, ये सब 11 के टॉपिक मैंने कल पढ़ाया क्यों था। ये सब नहीं पता है तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो किसी भी दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जब सोल्यूशन का मिला देते हो तो आंसर कितना आता है? 1। तो यहाँ से ज़रा x1 को अकेला करो, क्या आएगा बोल? 1 प्लस x2 उधर गया तो x1 की जगह मैं क्या रख सकता बोल? 1 माइनस x2। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगी देखिए इक्वेशन नंबर 1? P इज इक्वल्स टू x1 की जगह पर क्या आएगा? 1 माइनस x2 इंटू P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट। ये P1 नॉट को अंदर ला के मल्टीप्लाई कर क्या बनेगा बोल? P1 नॉट इंटू 1 P1 नॉट, P1 नॉट इंटू x2 P1 नॉट इंटू x2 प्लस x2 इंटू P2 नॉट। सही है। अब इन दोनों को एक साथ लिख दे, x2 वाले को एक साथ लिख दे, इसको अलग से लिख दे, तो क्या बनेगा? देख, P इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, P इज इक्वल्स टू, पहले इसको लिखता हूँ मैं, ये प्लस में ना, पहले इसको लिखता हूँ मैं x2 इंटू P2 नॉट, फिर इसको लिखता हूँ ये माइनस में x2 इंटू P1 नॉट, ठीक है ना,
फिर लास्ट में प्लस P1 नॉट। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बोल, बोल जल्दी, x2। तो P हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 प्लस P1 नॉट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ P। तो ये तीन इक्वेशन आपको रॉल्स लॉ में याद रखनी, ये तीन इक्वेशन आपको रॉल्स लॉ में याद रखनी। कौन सी तीन इक्वेशन, इधर ध्यान से देखना। पहली ये वाली P1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू P1 नॉट। दूसरी ये वाली P2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू P2 नॉट। और तीसरी ये वाली P इज इक्वल्स टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 प्लस P1 नॉट। इधर पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं अज्यूमिंग P2 नॉट ज़्यादा है और P1 नॉट कम, ऐसा मान के चले कि P2 नॉट ज़्यादा है और P1 नॉट कम। P2 नॉट ज़्यादा था इसीलिए मैंने किसके टर्म्स में इक्वेशन लेके आया, x2। अगर P1 नॉट ज़्यादा होता तो मैं किसके टर्म्स में इक्वेशन लाता, x1। अच्छा, x1 के टर्म में इक्वेशन कैसी बनती, देख लेट्स सी x1 के टर्म्स में कैसे बनती। अगर यहाँ से x2 को अकेला करते तो क्या आता बोल, 1 माइनस x1। ये वाली इक्वेशन क्या बनती देख, x1 P1 नॉट ऐसे ही रहता, इस x2 की जगह पर क्या आता बोल, 1 माइनस x1 इंटू P2 नॉट। ये अंदर मल्टीप्लाई होता x1 P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस x1 इंटू P2 नॉट। इसमें से और इसमें से x1 क्या हो जाता बोल, कॉमन, तो बचता क्या, P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट। अच्छा, इस इक्वेशन को देख और इस इक्वेशन को देख और फ़र्क बता। यहाँ पे P2 नॉट माइनस P1 नॉट था, यहाँ पे P1 नॉट माइनस P2 है। क्यों, क्योंकि इधर हम लोग क्या मान के चल रहे, P1 नॉट ज़्यादा है और P2 नॉट कम। और अगर इधर P2 है तो यहाँ P1 आ रहा है, और इधर अगर P1 है तो यहाँ पे P2 आ रहा है। और एक बात, अगर इधर P2 है तो इधर x2 आ रहा है, और इधर P1 है तो इधर x1 आ रहा है। तो इक्वेशन को याद कैसे रखनी है, ज़रा ध्यान से देखिए। इक्वेशन को याद कैसे रखनी है, P इज इक्वल्स टू, अगर P2 नॉट ज़्यादा है, क्या बेटा, P2 नॉट ज़्यादा है, तो पहले तो P नॉट माइनस P नॉट प्लस P नॉट, ऐसा लिख देने का। ध्यान से देख, फिर से देख, क्या करने का, P निकालना है मुझे, तो पहले तो P नॉट माइनस P नॉट x प्लस P नॉट, ऐसा लिख देने का। मैंने क्या बोला, P2 नॉट ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इधर पे 1 और यहाँ पे 1, सही है। अगर P1 नॉट ज़्यादा होता तो क्या करते बोल, P1 नॉट ज़्यादा होता तो क्या करते बोल, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, इधर पे 2 और इधर पे, समझा। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हो। तो ये डेरिवेशन वापस से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो। ट्रिक समझ में आ गई ना कैसा करना है, ट्रिक समझी ना रे कैसा करना है, तो ध्यान से देख। सिमिलरली, कौन सा लरली, सिमिलरली। और क्या लिख सकते हैं हम लोग P के लिए बोल, P इज इक्वल्स टू, ध्यान से देख, P1 नॉट सॉरी P नॉट x प्लस P नॉट। P1 नॉट ज़्यादा है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और ऐसे भी लिख सकता है सब कुछ। ये कब लेना है बोल, ये कब लेना है, ये कब लेना है, जब P1 नॉट ज़्यादा हो और P2 नॉट। लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, ज़्यादातर केस में P2 नॉट ही ज़्यादा है, लेकिन दोनों इक्वेशन याद, समझा, वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पर आपका रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट, P1 और P2 का इक्वेशन और P का इक्वेशन, ये तीन चीज़ हो गई। अब आखिरी हमको बनाना है इसका ग्राफ। क्या बनाना है बेटा, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। कैसा दिखाना है इसको बोल, ग्राफिकली। तो ग्राफ किसका किसका बनाना है, ज़रा ध्यान से सुन। ग्राफ आपको 3 इक्वेशन का बनाना है। कौन सी 3 इक्वेशन मालूम, इन 3 इक्वेशन का ग्राफ बनाना है एक ही में, इन 3 इक्वेशन का ग्राफ बनाना है एक ही में। तो सब लोग ध्यान से देख, मैं कैसे कर रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। ये मैंने ले लिया y एक्सिस, ये ले लिया बेटा मैंने y एक्सिस, और y एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ प्रेशर। y एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ बोल, वेपर प्रेशर। क्या ले रहा बोल, वेपर प्रेशर। ये मैंने ले लिया x एक्सिस, x एक्सिस पे ले रहा हूँ मैं मोल फ्रैक्शन। x एक्सिस पर क्या ले रहा हूँ बोल, मोल फ्रैक्शन। x एक्सिस पे क्या लिया बेटा मैंने, मोल फ्रैक्शन। सर कौन सा, 1 या 2, दोनों ले रहे हो, दोनों। ऐसा दोनों ले सकते सर। बेटा मोल फ्रैक्शन की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम 0। प्योर कंपोनेंट, अगर लिक्विड 1 लिए प्योर कंपोनेंट, तो उसमें लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, 0, क्योंकि वो उसमें है ही नहीं। तो मोल फ्रैक्शन की कम से कम वैल्यू 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1। तो मोल फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होता है। ज़रा इस वाली इक्वेशन को देखना, इसमें वेरिएबल कौन है, x2। तो मैं x2 से चालू कर रहा हूँ। किससे चालू कर रहा बोल, तो इधर मैंने लिया x2 की वैल्यू 0, यहाँ पे मैंने x2 की वैल्यू क्या लिया बोल, 0, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x2 की वैल्यू 1।
इधर x2 की वैल्यू 0, इधर x2 की वैल्यू 1, x1 प्लस x2 मिला के कितना होना चाहिए 1, तो इधर x2 0 है तो x1 कितना रहेगा, तभी तो मिला के 1 आएगा ना, और इधर अगर x2 1 है तो x1 कितना रहेगा 0। ये 4 पॉइंट मिल गए, कितने पॉइंट मिल गए बोल 4, x2 0, x1 1, x2 1, x1 0। सही सही सही, यहाँ तक समझा। इसको ऊपर लेके आते, इसको ऊपर लेके आते। अगली बात, प्रेशर के ऊपर P1 नॉट और P2 नॉट को दिखाते हैं, P1 नॉट और P2 नॉट को दिखाते हैं, P1 नॉट और P2 नॉट। ये वाली इक्वेशन को मैं मान के चल रहा हूँ, तो इस इक्वेशन में मुझे बताना P2 नॉट और P1 नॉट में ज़्यादा कौन है, बड़ा कौन है, P2 नॉट। तो P2 नॉट ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो P2 नॉट समझ यहाँ पे कहीं है, दिस इज P2 नॉट, ये P2 नॉट की लाइन है। किसकी लाइन है बेटा, ये पूरी लाइन आपको P2 नॉट को दिखा रही है। तो P1 नॉट इसके ऊपर लूँ या इसके नीचे, नीचे यहाँ पे कहीं समझ P1 नॉट है, ये P1 नॉट। चलो अभी तीनों इक्वेशन का बनाते ग्राफ। तीनों इक्वेशन का हमको बनाना है ग्राफ। कौन सी तीन इक्वेशन, पहली इक्वेशन कौन सी बोल, पहली इक्वेशन कौन सी है, P1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू P1 नॉट। दूसरी इक्वेशन कौन सी, P2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू P2 नॉट। और तीसरी इक्वेशन P इज इक्वल्स टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट। सही है। तो इन तीनों इक्वेशन का हम लोग बनाने जा रहे हैं बेटा ग्राफ। अब भाई ग्राफ बनाने के लिए लगता है पॉइंट, ग्राफ बनाने के लिए क्या लगता है बोल, पॉइंट। तो सब लोग बोर्ड पर देखना ध्यान से। यहाँ मैं लेता हूँ x1 को, यहाँ मैं लेता हूँ x2, ठीक है। तो ये x1 ये x2, इधर मैं लूँगा P1 को, इधर मैं लूँगा P2 को। तो जब ये वाली इक्वेशन ले रहे हो तो इसमें x2 वाला टर्म आएगा क्या, P2 वाला टर्म आएगा क्या बोल, नहीं, x2 वाला और P2 वाला टर्म नहीं है। तो ज़रा ध्यान से देखना, x1 वाला टर्म आएगा इधर, इस इक्वेशन में x1 वाला टर्म आएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो x1 0 या ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1। भैया जरा इधर x1 को 0 रखना, रख दिए 0, तो 0 इंटू P1 नॉट कितना हो गया 0। तो P1 की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0। सही, ये दोनों तो इधर आएंगे नहीं, नील डैश, क्योंकि इस इक्वेशन में ना x2 है ना P2 है, तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। हाँ x1 आएगा, x1 0 है तो यहाँ 0 रखा, 0 इंटू P1 नॉट, P1 भी कितना आ गया 0। अच्छा जब x1 1 है तो इधर 1 रख, 1 इंटू P1 नॉट, P1 नॉट, तो P1 किसके बराबर है P1 नॉट के। तो आपको 2 पॉइंट मिला है, देख आपको 2 पॉइंट मिला है, सब लोग ध्यान से देखना, 2 पॉइंट मिला है। कौन से 2 पॉइंट, ध्यान से देख। पहला पॉइंट क्या मिला है देख, x1 0 और P1 भी 0। दूसरा पॉइंट x1 1 और P1 नॉट। सही है, इन 2 पॉइंट को ग्राफ पे दिखाते हैं। x1 0 किधर है, x1 0, वेयर इज x1 0, x1 0। और प्रेशर भी कितना होना चाहिए बोल 0। प्रेशर ये एक्सिस पे ना, प्रेशर ये एक्सिस पे ना, तो प्रेशर 0 मतलब एकदम नीचे। तो प्रेशर 0 x1 0, कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये पहला पॉइंट है। x1 भी 0 और प्रेशर भी 0। x1 1 किधर, x1 1 किधर, x1 1 इधर, x1 1। प्रेशर कितना चाहिए P नॉट, तो x1 1 प्रेशर P1 नॉट किधर है, ये रहा। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो ये मिला मेरे को पहला वाला पॉइंट, ये मिला मेरे को दूसरा वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है बोल, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, P1 इज इक्वल्स टू, बोलना P1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू P1 नॉट। लेट्स मूव आउट टू द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन पे मूव करते हैं। अच्छा इसमें x1 है क्या, तो x1 डैश और P1 भी डैश। हाँ x2 है ना इसमें, तो x2 की कितनी वैल्यू पॉसिबल है इधर 2, कौन कौन सी 0 और 1। तो P2 की भी कितनी वैल्यू आएगी 2, रख इधर x2 0 रखे तो 0 इंटू P2 नॉट 0, क्या वैल्यू आई P2, ओ सॉरी 0। इधर x2 की वैल्यू 1 रख, 1 इंटू P2 नॉट, तो P2 भी कितना आ गया P2 नॉट। तो 2 पॉइंट कौन कौन से मिल गए बोल, 2 पॉइंट कौन कौन से मिल गए, 0, 0, 1, P2 नॉट। चलो रखो, मानो इधर ग्राफ, सब ध्यान से देख। पहला x2 0 होना चाहिए और P2 भी कितना होना चाहिए 0। x2 0 किधर है बेटा, ये रहा,
अब प्रेशर जीरो किधर रहेगा, नीचे ही, तो ये भी इधर, कौन सा पॉइंट, ये वाला, ये आया दूसरा 0,0। नेक्स्ट x21 होना चाहिए, किधर है x21, x21 किधर है, ये रहा x21, प्रेशर कितना होना चाहिए P2 नॉट, तो x21 प्रेशर P2 नॉट, ये वाला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट वो, कौन सा ग्राफ बनेगा देख, ये ऐसा। तो ये जो लाइन बनी है, ये वाला जो ग्राफ बना है, ये कौन सी इक्वेशन की है बोल, P2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू P2 नॉट, x2 इंटू P2 नॉट। अब बच गई ये तीसरी इक्वेशन, अब बच गई ये तीसरी इक्वेशन। इसमें x1 और x2 दोनों है, नहीं सॉरी खाली x2 है, आई एम सॉरी x1 नहीं, खाली इसमें क्या बेटा x2, तो x1 को हटा देते, x1 को हटा देते, ठीक है। तो x2 की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बोल, दो ना, x2 की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, दो, कौन कौन सी, या तो 0 या तो 1। चल x2 की ज़रा 0 रख दे, रख दिए 0 रख दिए, ये पूरा क्या हो जाएगा बेटा 0। अब प्रेशर कितना हो जाएगा बोल, P की वैल्यू किसके बराबर आएगी, P1 नॉट, तो P बराबर आएगा किसके, P1 नॉट। तो इक्वेशन पहला पॉइंट क्या मिल गया देख, पहला पॉइंट क्या मिल गया देख, 0, P1 नॉट। और जब इधर x2 की जगह 1 रखोगे 1, तो 1 आया मतलब उसको लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं, ये P1 नॉट क्या हो जाएगा, ये प्लस में वो माइनस में कैंसिल, क्या बचा खाली P2 नॉट, तो P की वैल्यू P2 नॉट हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या गया बोल, 1, P2 नॉट। तो ध्यान से देखा, जब x2 का वैल्यू 0 है, प्रेशर कितना आ रहा है P1 नॉट, x2 0 प्रेशर P1 नॉट, x2 0 किधर है बेटा, यहाँ पे, प्रेशर कितना रहे P1 नॉट, किधर है P1 नॉट, ये रहा, ये पहला पॉइंट। और जब x2 का वैल्यू 1 है, तो प्रेशर कितना आ रहा है P2 नॉट, x2 1 किधर है देखिए रहा, प्रेशर P2 नॉट किधर है, ये वाला ग्राफ किसको दिखा रहा है बोल, वाला ग्राफ किसको दिखा रहा है बेटा, P इज इक्वल्स टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ। किसका ग्राफ है बोलिए, रॉल्स लॉ। कहाँ मिलेगा आपको मालूम ये ग्राफ, ये देखिए आप पेज नंबर 32 पे टॉप पे, क्या हुआ, पेज नंबर 32 पे टॉप पे वाला ग्राफ मिलेगा। क्या लिखा है नीचे देख, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सही है। या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ, और क्या बोल सकते हो बोल इसको, ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ, या फिर इसको ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन भी कहा जाता है। ध्यान से सुनो, और क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ ऑफ आइडियल सोल्यूशन। सर आइडियल सोल्यूशन, अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। असल में आइडियल सोल्यूशन किसको बोलते हैं मालूम, एक ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, एक ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, वो क्या कहलाता है, आइडियल सोल्यूशन। तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, जो रॉल्स लॉ का ग्राफ बन रहा है ऐसा। एक ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल, उसका ग्राफ ये बनेगा क्या, उसका ग्राफ हट के बनता है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ। अच्छा ये वाली लाइन पे ध्यान दें, हाँ ये ब्लू वाली लाइन पर ध्यान दें। अगर आप नोटिस करोगे ये P इज इक्वल्स टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट, ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, देख रहे हो ऐसी दिख रही है ना। तो y क्या होता है इधर, y एक्सिस पे आने वाली चीज़, तो सही है ना, y एक्सिस पे प्रेशर आ रहा है ना, सही है। इधर ये x क्या होता है, x एक्सिस पे आने वाली चीज़, तो x एक्सिस पे कौन आ रहा है, मोल फ्रैक्शन, बराबर है मोल फ्रैक्शन। ये c क्या होता है, c ओरिजिन को कितना छोड़ के ग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो ओरिजिन को कितना छोड़ के ग्राफ स्टार्ट हुआ है, P1 छोड़ के ना, तो बराबर c की जगह पे P1 आया। तो इस लाइन का स्लोप किसके बराबर रहेगा बोल, स्लोप किसके बराबर रहेगा, P2 नॉट माइनस P1। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन का स्लोप क्या है बोल, जल्दी बोल, इस लाइन का स्लोप क्या है रे, P2 नॉट माइनस P1, इस लाइन का स्लोप। समझ में आया अच्छे से, वेरी मच क्लियर। यहाँ पे आपका रॉल्स लॉ पूरा कंप्लीट होता है। बस रॉल्स लॉ में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस, ये पूरा लिखो फिर वो कराता हूँ। कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस लिखो फटाफट। दूसरी इक्वेशन कौन सी बोल, P2 इक्वल्स टू x2 इंटू P2 नॉट, और तीसरी इक्वेशन कौन सी बोल, P इक्वल्स टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट। तो तीनों ही केस में हमको सिर्फ दो ही पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए बेटा बोल, सिर्फ दो पॉइंट चाहिए ना। तो पहला पॉइंट निकालने के लिए मैंने x1 का वैल्यू कितना रखा, 0। तो जब x1 0 है तो P1 भी कितना हो जाएगा, 0।
दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैंने x1 का वैल्यू कितना रखा 1, तो ये 1 है तो 1 इंटू P1 नॉट, तो P1 भी कितना रहेगा तो P1 1 इंटू P1 नॉट कितना रहेगा P1। तो 2 पॉइंट क्या निकले, यहाँ से पहला पॉइंट, यहाँ से पहला पॉइंट 0, यहाँ से दूसरा पॉइंट 1, x1 0 P1 0, x1 1 P1 1, ये 2 पॉइंट सेम इधर भी करो। x2 की भी कितनी वैल्यू पॉसिबल है 2 ना, x2 की भी कितनी वैल्यू पॉसिबल है 2। क्या पहला क्या है x2 0, दूसरा x2 1। जब x2 0 रहेगा तो P2 कितना हो जाएगा 0, और जब x2 1 रहेगा तो P2 कितना हो जाएगा P2। जब 1 रखोगे क्या हो जाएगा P2। तो 2 पॉइंट क्या मिले, 2 पॉइंट क्या मिले 0, 0 1, सही है। यहाँ पर इधर पे भी वेरिएबल कौन है x2, उसी में कितने पॉइंट पॉसिबल है 2 ही ना, या तो x2 0 या फिर x2 1। भाई इधर 0 रखोगे फिर पूरा 0 है, तो p किसके बराबर आएगा P1 नॉट। इधर 1 रखोगे तो 1 नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, ये माइनस P1 नॉट प्लस P1 नॉट करेगा, किसके बराबर है 2 पॉइंट क्या मिलेगा तो देखो 0, P1 नॉट 1, 1 2 3 4 5 6, यही 6 पॉइंट हमने ग्राफ में बनाए थे। इन 6 पॉइंट 1 2 3 4 5, समझा चीज़ें। तो आप टेबल में लगे ऐसा नहीं। वैसे तो अगर आपको ग्राफ पूछा ना तो ये आपका रफ वर्क मेन मार्क्स आपको किसमें बनाना है, इक्वेशन और ग्राफ। पहले आपको तीनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, द इक्वेशन ऑफ द रॉड्स लॉ आर, ये तीन इक्वेशन लिखेगी, फिर उसके बाद ये ग्राफ। एक काम आपको नीचे रफ वर्क नहीं करना, करके दिखा देना, उसको मार्क्स नहीं लेकिन करके दिखाना है आपको। ऐसे तो भी आपको टेबुलर फॉर्म में करना, टेबुलर फॉर्म में करो, ऐसा करने का ऐसा करो, या टेक्निक में उसने पॉइंट में करके दिया ग्राफ के नीचे, ग्राफ के नीचे उसने पॉइंट में कर दिया, ठीक है। आपको वैसा पॉइंट पे करना है तो आप वो भी कर सकते हो। समझ आया अच्छे से। चलो इधर देखो बोर्ड पर, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस। कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस का मतलब क्या है, अगर मुझे वेपर फेस का कॉम्पोजिशन पता होगा तो उसकी मदद से रॉल्स लॉ को कैसे अप्लाई करना है। अब ये वेपर फेस का कॉम्पोजिशन क्या है, सब बोर्ड पर देखो, मैं आपको एकदम इजीली आसान भाषा में समझाने की कोशिश करो। इधर देखो बोर्ड पे सब लोग, वही सेम कंटेनर अपने पास, 2 लिक्विड है इसमें, लिक्विड 1 वही पुरानी वाली एग्जाम्पल है, कुछ नया नहीं, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। तो जो वेपर बनेगी वो भी दोनों को भी बनेगी, है ना, लिक्विड 1 की भी वेपर बनेगी और लिक्विड 2 की भी वेपर बनेगी, दोनों की वेपर बनेगी। तो अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये जो सोल्यूशन बना है, ये वाला सोल्यूशन, ये लिक्विड सोल्यूशन है ना, कैसा सोल्यूशन है बोल, लिक्विड। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। कॉम्पोजिशन मतलब वो किससे किससे मिलकर बना है, किससे किससे मिलकर बना है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। तो इसमें लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन कितना है x1 और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन कितना है x2। तो जब मैं बोलता हूँ लिक्विड सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन क्या है तो वो है x1 एंड x2। वो क्या बेटा, x1 एंड x2, यानी पहला लिक्विड इतना है और दूसरा लिक्विड इतना है। x1 x2 आपको क्वांटिटी तो बताता है ना कितनी क्वांटिटी। तो लिक्विड सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन क्या है बोल, x1 एंड x2। अगर इसकी मदद से आपको P1 और P2 निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे बोल, कैसे निकालोगे, इसकी मदद से आप P1 P2 को कैसे निकालोगे, x1 इंटू P1 नॉट और x2 इंटू P2 नॉट, सही है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सिर्फ ये अकेला सोल्यूशन नहीं बन रहा है, इधर ऊपर भी एक सोल्यूशन बन रहा है, ये भी तो सोल्यूशन है ना। कौन से टाइप का सोल्यूशन है, गैस इन गैस, दोनों गैस ही है, लिक्विड 1 की भी गैस है और लिक्विड 2 की भी गैस। तो ये गैस इन गैस का सोल्यूशन है, इसको मैं गैस सोल्यूशन बोल सकता हूँ। अब इसमें जो पहले लिक्विड की गैस का मोल फ्रैक्शन रहेगा क्या वो x1 के बराबर रहेगा, वो तो लिक्विड सोल्यूशन के था ना, यहाँ पे कुछ और रहेगा। तो यहाँ पे समझ पहले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है y1 और दूसरे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है y2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ गैस फेस क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ
गैस फेस या गैस सोल्यूशन, तो आप x1 x2 बोलोगे क्या? क्या बोलोगे आप? y1 एंड y2। ये y1 y2 है कौन? y1 मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड 1, लिक्विड 1 के जो वेपर है उसका मोल फ्रैक्शन इन गैस सोल्यूशन, सही है। और y2 कौन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड 2 इन गैस सोल्यूशन। तो ऊपर जो गैस सोल्यूशन बन रही है उसमें पहले लिक्विड के वेपर का मोल फ्रैक्शन कितना y1 और दूसरे लिक्विड के मोल फ्रैक्शन का कितना वैल्यू है? y2। अब मुझे एक बात ज़रा ध्यान से बताना, समझो y1 का वैल्यू है 0.3 और y2 का वैल्यू है 0.7। जाहिर सी बात है दोनों मिला के कितना आना चाहिए 1 है, तो वो भी सोल्यूशन ही ना। अब ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। y1 का वैल्यू कितना है? 0.3 और y2 0.7। मतलब ऊपर ये जो बहुत सारी वेपर है इसमें पहले लिक्विड की कितनी वेपर है? 30% और दूसरे लिक्विड की 70%। यही मतलब है ना। अब समझिए दोनों प्रेशर मिलके लगा रहे 100, ये टोटल प्रेशर है। तो इसमें पहले लिक्विड का पूरे प्रेशर में कितना हिस्सा रहेगा? जब वेपर में 30% हिस्सा है तो प्रेशर में भी कितना हिस्सा रहेगा? 30%। तो 100 में से कितना प्रेशर पहला लिक्विड का वेपर लगा रहा होगा? 30 और दूसरा लिक्विड 7। यानी जितना उनका मोल फ्रैक्शन रहता है सेम उतना ही वो क्या लगा रहते हैं? प्रेशर। अच्छा, दोनों मिलके टोटल प्रेशर कितना लगा रहे हैं? P। टोटल प्रेशर कितना लगा रहे हैं? P। तो ध्यान से देखना P1 और P2 की वैल्यू क्या रहेगी? P1 और P2 की वैल्यू क्या रहेगी? सब लोग ध्यान से देखना। टोटल प्रेशर कितना लग रहा है? P। और इस पूरे में पहला वाला लिक्विड कितना परसेंट मौजूद है? y1% ना, तो y1। तो टोटल प्रेशर को y1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पहले वाले लिक्विड का पार्शियल प्रेशर मिलेगा और टोटल प्रेशर को y2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? दूसरे वाले लिक्विड का पार्शियल। एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ। टोटल प्रेशर है 100, वही जो अभी एग्जांपल लिए, ये टोटल प्रेशर है। अब y1 और y2 का वैल्यू आपको पता है, समझ। y1 का वैल्यू 0.4, y2 का वैल्यू 0.6। मतलब पहला लिक्विड 40% है और दूसरा लिक्विड 60%। तो ये 100 में से पहला लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा होगा? 40 और दूसरा वाला 60। देखते आता है क्या? P1 क्या रहेगा बोल? y1 इंटू P1 ना, और सॉरी y1 इंटू P1। y1 कितना है बोल? 0.4 और P कितना है? 100। इसको मल्टीप्लाई करो 40 आएगा। और P2 क्या रहेगा? देख, y2 इंटू P, y2 0.6, P 100, कितना आ रहा है? 60। समझा? तो टोटल प्रेशर में पहले वाले लिक्विड के परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले लिक्विड का वेपर प्रेशर मिल जाएगा पार्शियल। टोटल प्रेशर में दूसरे वाले लिक्विड का मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो तो आपको दूसरे वाले लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर मिलेगा। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ गैस फेज का फॉर्मूला। समझा? वेरी मच क्लियर, एकदम अच्छे से समझा। तो लिक्विड फेज से निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लिक्विड फेज से निकालेंगे तो P1 इज टू x1 P1 नॉट, P2 इज टू x2 P2 नॉट। पर गैस फेज से निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, P1 इज टू y1P और P2 इज टू y2P। ठीक है, अभी सीधा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया, देखो उसी पेज पर। ओपन कर इसको। एग्जाम्पल नंबर कितना बेटा वो? बात नहीं, एग्जाम्पल 2.3 देखो सब लोग, क्या दिया हुआ है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। प्योर लिक्विड ए और बी का वेपर प्रेशर दिया है। तो इधर ध्यान से देखा, समझ। मैं लिक्विड ए को फर्स्ट लिक्विड मान लेता हूँ और लिक्विड बी को सेकेंड लिक्विड मान लेता हूँ। तो दोनों का वेपर प्रेशर दिया है प्योर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? तो पहला वाला लिक्विड का वेपर प्रेशर मतलब P1 और प्योर फॉर्म मतलब P1 नॉट, और दूसरे वाले लिक्विड का P2 नॉट। कितना दिया देख? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 mm of Hg एंड 700 mm of Hg। तो पहले वाले का कितना दिया? 450 mm of Hg और दूसरे लिक्विड का कितना दिया? 700 mm of Hg। तो मुझे P1 नॉट और P2 नॉट दिया। कैसे पहचाना? समझना, प्योर लिखा था इसीलिए नॉट लगाया। आगे देख क्या बोला उसने, रिस्पेक्टिवली एट टेम्परेचर ऑफ 350 केल्विन फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। टोटल वेपर प्रेशर मतलब क्या दिया रे? P। टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग? P बोलते हैं ना। तो P दिया हुआ है, कितना दिया है बोल? 600 मिलीमीटर ऑफ Hg। और आपको निकालना क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ, नहीं वो रहना चाहिए ना, जाहिर सी बात, प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर होता है क्या? मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, ध्यान से देख, निकालना क्या है? पढ़ो, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड
कंपोजिशन ऑफ वेपर, यही पूछा है ना। पढ़ उधर क्या लिखा है देख, फाइंड दी कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर। बेटा लिक्विड का कंपोजिशन कौन होता है, देख कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सोल्यूशन कौन होता है, x1 एंड x2। तो आपको x1 x2 निकालना है, और क्या निकालना है बोल, वेपर का कंपोजिशन, मतलब ये वाले सोल्यूशन का कंपोजिशन, ये वाले सोल्यूशन का कंपोजिशन हम लोग क्या मानते हैं, y1 एंड y2। तो आपको x1 x2 और y1 y2 निकालना है। कैसे पहचाने समझा, लिक्विड का कंपोजिशन मतलब लिक्विड में पहला लिक्विड कितना परसेंट है, दूसरा लिक्विड कितना परसेंट है, तो ये आपको कौन बताएगा, x1 x2। और वेपर का कंपोजिशन मतलब वेपर के अंदर पहले वाले लिक्विड के वेपर कितने परसेंट है और दूसरे वाले लिक्विड के वेपर कितने परसेंट है, यानी y1 y2। तो ये दो चीज़ आपको निकालना। और दिया क्या है देख, P1 नॉट, P2 नॉट और P, एकदम आसान है, सब लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले रॉल्स लॉ में एक P का फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, P का फॉर्मूला निकाले थे, क्या है था P का फॉर्मूला बोल, P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस, देखिए वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ करो, क्योंकि P2 नॉट ज़्यादा है और P1 नॉट कम है, देख रहे ये फॉर्मूला यूज़ हो। अब इसमें देख बेटा ध्यान दे, P1 नॉट, P2 नॉट और P तीनों पता है, क्या मिल जाएगा मेरे को, x2, एक आंसर आ जाएगा ना, और x2 मिला तो x1 अपने आप आएगा, समझ में आ रहा है। सर ध्यान से देख, वैल्यू पुट कर, P कितना है रे 600, P2 नॉट कितना है बोल 700, P1 नॉट 450, सही है ना, 600 700 450, x2 निकालने का है, P1 नॉट 450, कितना हो जाएगा देखिए, ये 450 इधर प्लस में आएगा तो 600 माइनस 450 इज इक्वल्स टू 700 में से 450 निकालो, कितना आएगा 250, 600 माइनस 450 कितना आएगा बोल 150, तो 150 इज इक्वल्स टू 250 इंटू x2 को अकेला करेंगे तो 150 बाय 250, क्या कैंसिल होगा देख, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 5 25, 5 1 5, 0 पॉइंट 3 का 30 हो गया, 5 6 30, तो x2 कितना आ रहा है बोल, x2 कितना आ रहा है 0.6। अब x1 के लिए मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, और x1 x2 y1 y2 मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ऊपर भी नंबर ऑफ मोल होता है और नीचे भी नंबर ऑफ मोल, तो कोई यूनिट नहीं रहता। ये x2 आ गया, x1 कितना रहेगा बोल 0.4, क्यों रे, क्योंकि x1 और x2 दोनों मिला के कितना रहना चाहिए 1, तो x1 रहेगा 1 माइनस x2, यानी 1 माइनस 0.6, कितना आएगा ये 0.4, पहला आंसर आ गया। लिक्विड फेज का कंपोजिशन मिल गया। अब किसकी बारी बेटा, वेपर की, इसकी बोल। लेकिन भाई वेपर फेज के लिए जो फार्मूला होता है वो ये वाला नहीं रहता, वेपर फेज का फार्मूला ये वाला रहता है। वेपर फेज के लिए बोल P1 की वैल्यू क्या रहती है y1 इंटू पी, और P2 कितना रहता है बोल y2 इंटू पी। तो दोनों में से किसी एक को पकड़ो, समझ मैंने इसको पकड़ा, इसमें से क्या निकालने का मेरे को, y1 को अकेला कर, y1 कितना रहेगा बोल P1 बाय P। अब P मुझे मालूम है, P1 मालूम है क्या, नहीं, लेकिन ध्यान दे मैंने x1 और x2 निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अगर मैं रॉल्स लॉ का इस्तेमाल करूँ बेटा, तो रॉल्स लॉ बोलता है P1 की वैल्यू बराबर होती है x1 इंटू P1 नॉट, यही तो बोलता है ना रॉल्स लॉ। तो ये P1 की जगह मैं ये रख सकता हूँ, तो इसको रख दें यहाँ पर, देख y1 क्या बन जाएगा, फिर P1 की जगह पर क्या जाएगा बोल x1 इंटू P1 नॉट डिवाइडेड बाई P। अब सब पता है अपने को, देख क्या आएगा आंसर, देख y1 इज इक्वल्स टू x1 कितना है, x1 0.4, P1 नॉट कितना है, P1 नॉट 450, अब P कितना है बेटा 600, सही है। ये देख ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये वाला 0 कटेगा तो पॉइंट एक नंबर पीछे आएगा, तो 4.5 इंटू 0.4/6, और सॉल्व करो इसको, 4 को ये 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20 का 0 कैरी का 2, 4 4 जा 16 और 2 18, कितने नंबर के बाद पॉइंट 1 2, तो 1.80 डिवाइडेड बाय 6, इसको 6 से काट दो, 6 1 जा 6, 0 पॉइंट ये 18 हो गया, 6 3 18, कितना आ रहा है देख 0.3, तो y1 कितना आ गया बेटा 0.3, और अगर y1 आ गया तो y2 भी आराम से मिल जाएगा। y1 0.3 है, y2 कितना रहेगा 0.7, क्यों रे, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन है ना वो, तो दोनों मिला के 1 होना चाहिए, तो y2 रहेगा 1 माइनस y1
1 माइनस 0.3 कितना आएगा बेटा ये 0.7। ये आ गया y1, ये आ गया y2, ख़त्म। सिंपल, समझ में आया अच्छे से। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2.3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, पीछे जाओ जल्दी, फास्ट, जल्दी आएंगे बेटा। और पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, उसमें क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, देख, अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन, दो लिक्विड का मिक्सचर है। कौन से दो लिक्विड, बेंजीन और टोलिन, ठीक है ना। तो मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन कंटेन्स 30% बाय मास ऑफ टोलिन। अब इस सोल्यूशन में टोलिन कितना है बेटा, 30% बाय मास। 30% बाय मास समझाया था। अगर टोटल सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें टोलिन का अकेला कितना है, 30% यानी 30 ग्राम। तो इधर ध्यान से देख, मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। वो इतनी सी लाइन जो लिखी ना, 30% बाय मास ऑफ टोलिन, उतनी सी जो लाइन लिखी उसमें क्या क्या डेटा छुपा हुआ है, इधर ध्यान से देखना। सिंस टोलिन इज 30% बाय मास, टोलिन कितना बेटा, 30% बाय मास, दैट इज इफ टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम। अगर पूरे सोल्यूशन का मास मैं 100 ग्राम ले लूँ, देन मास ऑफ टोलिन, बता कितना रहेगा मास ऑफ टोलिन। अगर टोटल 100 ग्राम ले लूँ तो टोलिन 30% होना चाहिए ना, 30% मतलब 30 ग्राम। अच्छा, किसको किसको मिला के बनाया गया ये, टोलिन और बेंजीन। तो अगर टोलिन 30 ग्राम है तो बेंजीन कितना रहेगा, समझा। टोटल 100 है ना, तो 100 में से 30 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 70 ग्राम। तो भाई टोलिन का मास है 30 ग्राम और बेंजीन का मास है 70 ग्राम। वो उतने से लाइन में ये दो डेटा छुपा हुआ है, टोलिन का मास 30 ग्राम और बेंजीन का मास 70 ग्राम, क्योंकि वही दोनों को मिलाकर सोल्यूशन बनाएगी। आगे पढ़ो, आगे। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन इज 3.67 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड दैट ऑफ प्योर बेंजीन इज 118.2 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो दोनों का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया है। कौन से फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। तो एक काम करते हैं ना, जहाँ जहाँ पे टोलिन आ रहा है उधर पे 1 ले लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे बेंजीन आ रहा है वहाँ पे 2 ले। टोलिन के लिए 1, बेंजीन के लिए 2, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर दिया है दोनों का, P1 नॉट और P2 नॉट। नॉट क्यों लगाए रे, प्योर फॉर्म में। तो पढ़ पहले क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन, टोलिन के लिए 1 लिया ना, तो P1 नॉट कितना दिया, P1 नॉट देख, प्योर टोलिन इज 36.7 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। आगे देख, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन इज 36.7 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड दैट ऑफ प्योर बेंजीन इज 118.2 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी ये P2 नॉट दिया 118.2 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो बेंजीन और टोलिन का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया है। आगे पढ़ क्या बोला उसने, अज्यूमिंग दैट द टू लिक्विड फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। दोनों लिक्विड मिलके कौन सा सोल्यूशन बना रहे, मतलब रॉल्स लॉ लगा सकते हैं या नहीं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। आइडियल सोल्यूशन, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट द सोल्यूशन एट 30 डिग्री। दोनों कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है और टोटल वेपर प्रेशर। तो दोनों कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब क्या, P1 और P2, और टोटल वेपर प्रेशर मतलब क्या रे, P। तो आपको P1, P2 और P निकालना है। ये अगर P1 और P2 आ गया तो P तो आसान है, P1 और P2 को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा, P। तो पहले P1 और P2 निकालो। तो कितना सिंपल है, देख, रॉल्स लॉ लगा सकता हूँ मैं, आइडियल सोल्यूशन है ना, रॉल्स लॉ लगा सकता हूँ मैं। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, P1 का फॉर्मूला होता है x1 इंटू P1 नॉट, और P2 का फॉर्मूला होता है, भाई मेरे को P1 नॉट और P2 नॉट तो डायरेक्ट दिया हुआ है, बच रहा क्या है बोल, x1 x2। अगर x1 x2 आ गया तो मामला ही खत्म, x1 x2 आ गया तो मामला ही खत्म। अब x के फॉर्मूले के लिए नंबर ऑफ मोल लगता है। x का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, याद है। x के फॉर्मूले के लिए क्या लगता है, नंबर ऑफ मोल। तो अगर x निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलार मास। दोनों का मास पता है, अब क्या चाहिए, मोलार मास। अब क्या चाहिए बोल, मोलार मास। तो सब बोर्ड पर देख, बोर्ड पर देख, मोलार मास ऑफ टोलिन और मोलार
मास ऑफ बेंजीन। ध्यान दे मोलार मास ऑफ टॉलिन, मोलार मास ऑफ बेंजीन। अब दोनों का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। बेंजीन का तो फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। ये है ना बेंजीन, ऐसा दिखता है ना, दिस इज बेंजीन। बेंजीन के टकले पे से एक हाइड्रोजन हटा दो, बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी यहाँ पे CH3 लगा दो। क्या लगा दो? CH3। तो जो बनता है उसको टॉलिन बोल। इसको क्या बोलते बोल? टॉलिन बोल। तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह पर CH3 लगाना है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या बोल? C6H6। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा? C6H5। ध्यान दे, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्या बना? C6H5। और उस एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? CH3। ये आपका टॉलिन है। ये क्या है बोल? टॉलिन। दिस इज बेंजीन, दिस इज टॉलिन। चलो दोनों का मोलार मास निकालते हैं। कार्बन कितना है इसमें? 6 तो बोलो नहीं अंधे लोग। इसका 6 और इसका 1 कितना हुआ? 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है इसमें? 5 और 3 8 हाइड्रोजन। तो भाई कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन के लिए 1। 12 सत्ते 84, 8 का 8, 84 + 8 कितना होगा? 92। तो 92 ग्राम पर मोल। ये आ गया मेरे को मोलार मास ऑफ टॉलिन। अभी किसकी बारी? मोलार मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1। 12 छंग 72, 6 1 6, 72 और 6 78 ग्राम पर मोल। दोनों का मोलार मास आ गया। दोनों का मास भी पता है। मास और मोलार मास पता है तो क्या निकाल सकते हो आप? नंबर ऑफ मोल। क्या निकाल सकते हो बेटा? नंबर ऑफ मोल। तो सब लोग ध्यान से देखना, इधर देख। नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉलिन। तो पहले टॉलिन का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल को किससे दिखाते हैं बेटा? N से। नंबर ऑफ मोल को किससे दिखाते हैं? N से। और टॉलिन के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो? 1। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉलिन मतलब N1। क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का? मास अपॉन मोलार मास। लेकिन किसकी बारी है? टॉलिन की ना। तो मास ऑफ टॉलिन डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ टॉलिन। तो बेटा बता मास ऑफ टॉलिन कितना है? हाउ मच इज द मास ऑफ टॉलिन? मास ऑफ टॉलिन इज 30 ग्राम। मोलार मास ऑफ टॉलिन कितना है रे? मोलार मास ऑफ टॉलिन कितना आया? 92। जितना कैंसिल हो रहा है करो, जितना कैंसिल हो रहा है करो। 2 से काटेंगे 15 आ गया। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 15/46। तो मुझे N1 की वैल्यू मिल रही है 15/46 मोल। ये क्या गया बोल? N1। ये क्या गया बेटा? N1। अभी किसकी बारी? N2 की। तो उसके लिए लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। तो नंबर ऑफ मोल को N से दिखाते और बेंजीन को किससे दिखा रहे? 2 से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या रहेगा बोल? मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ बेंजीन। तो ध्यान दिया, मास ऑफ बेंजीन कितना है? मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन 70, मोलार मास ऑफ बेंजीन 78। इसको भी 2 से कैंसिल करो। 35 आएगा, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 9 18। ठीक है ना? 35/39। तो N2 आ रहा है बेटा 35/39। N1 N2 आ गया। N1 N2 के पीछे मैंने मेहनत क्यों किया रे? ताकि X1 और X2 मिले। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ X1? टेल मी। X1 क्या होता है? याद कर। N1 + N2। एंड X2 क्या होता है? N2/N1 + N2। पर हम लोग वैसे नहीं निकालेंगे। क्या को डबल मेहनत करूँ मैं? X1 आएगा तो X2 अपने आप मिलेगा। कैसे पता है ना? 1 में से माइनस। तो एक के पीछे मेहनत करो, दूसरा वाला डायरेक्ट निकालेंगे। तो पहले N1 का वैल्यू रख। कितना है N1 बोल? N1 कितना है रे? 15/46 डिवाइड बाय N1 15/46 सॉरी प्लस 35/39। सही है। अब इसको क्या करेंगे बोल? 15/46 को ऐसे ही रहने दे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 × 39 कितना आएगा बोल? 39 × 15। अच्छा, अगर आपको ये कैलकुलेशन से बचना है ना तो आप एक काम और कर सकते हो। जहाँ पर ये वैल्यूज़ आई है ना वहीं पे साइड में जल्दी से लॉग से निकाल के उसका आंसर लिख दो। इसके लॉग को कितना टाइम लगेगा बोल?
मुश्किल से 1 मिनट। 15 का लॉग देखे, 46 का लॉग देखे, माइनस करके एंटी लॉग देखे, तो ये वाले कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, इधर बहुत टाइम लग जाएगा। तो वैसा करेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोलो? तो इसको आप जगह पे लॉग से देख लेना कितना आ रहा है। अगर यहाँ पे सिंपल नंबर होते तो हम लोग नहीं निकालते उसको, डायरेक्ट ऐसे करने देते, यहाँ का कैलकुलेशन आसान होता। लेकिन इधर कैलकुलेशन भारी हो रहा है ना, तो उसको लगे हाथ वहीं पे रफ में लॉग से क्या कर लेंगे बेटा, निकाल लेंगे रफली बाजू में, ठीक है ना। तो देख वैल्यू आएगी आपको 15/46 0.33, कितनी बेटा 0. वैसे तो आपको आएगा 326 आएगा, 0.326। और इसकी वैल्यू आएगी आपको 35/39, इसकी वैल्यू आएगी 0.8974, यानी कि 0.897। तो अब देखिए कैलकुलेशन नहीं लगेगा अपने को, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर N1, हाउ मच इज़ N1 टेल मी, 0.326, फिर से N1 0.326 प्लस N2 0.897, क्या हो जाए देखिए 0.326 डिवाइड बाय, दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 6 13 का 3 कैरी गया 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 2 कैरी गया 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12 का 2 कैरी गया 1, 0 + 0 + 1 1, 3 नंबर के बाद पॉइंट। अब इसको भी कैसे सॉल्व करोगे, लॉग से। तो 0.326 डिवाइड बाय 1.223, वैल्यू आ रही 0.266। x1 आ गया, x1 कितना आ गया बेटा 0.266। x2 कैसा निकालोगे बोल, x2 कैसे निकालोगे, x2 क्या, x1 + x2 कितना होता है 1, तो x2 क्या रहेगा रे 1 - x1, यानी 1 - 0.266, तो 0.266 माइनस करोगे, ये हो गया 0 9 9 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, कितना आ रहा है बोल 0.734। आगे x1 x2। अब इसके बाद तो आसान है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ लगाएंगे तो P1 की वैल्यू कितनी रहेगी बोल, x1 × P1 और P2 कितना रहेगा बोल, x2 × P2 0। तो x1 कितना है 0.266, P1 कितना है रे 36.7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 36.7 × 0.266 9.762, 9.762। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, ये P1 का यूनिट क्या था देख, मिलीमीटर ऑफ Hg, तो P1 का भी यूनिट क्या रहेगा बोल, मिलीमीटर ऑफ Hg। ये आ गया पहला आंसर, टॉलिन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। अभी दूसरे वाले की बारी, यहाँ पर x2 कितना है रे 0.734, P2 कितना दिया बेटा 118.2, तो 0.734 × 118.2 86.758 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये क्या गया बेटा P2, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर। और क्या निकालना था P1 P2, और क्या निकालना था P। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बोल, P1 + P2। तो P1 कितना है बेटा, P1 कितना है बोल 9.762 प्लस P2 कितना है 86.758, दोनों को ऐड कर देते हैं, P कितना है करेक्ट, 8 2 10 का 0 कैरी गया 1, 5 6 11 1 12 का 2 कैरी गया 1, 7 7 14 1 15 का 5 कैरी गया 1, 6 और 9 15, 15 और 1 16 का 6 कैरी गया 1, 8 और 1 9, 3 नंबर के बाद पॉइंट, 96.52 मिलीमीटर ऑफ Hg लिखो। तो यहाँ पे अपना रॉल्स लॉ भी क्या हो गया फिनिश। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन।